स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या टॉपिक करें, सब्जेक्ट करेंगे बीसीके। क्लियर है? अब बीसीके में कितने चैप्टर्स है? 6 चैप्टर है। ठीक है, अब लाइन वाइज जाएंगे, बस जो 4th चैप्टर है उसको हम लास्ट में करेंगे क्योंकि वो पॉलिसीज वगैरह पे चैप्टर है। क्लियर है? ठीक है, अगर मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आपने एक बार पढ़ा है, ओके पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है और अच्छी बात है। ठीक है, तो टेंशन लेना नहीं है, आराम से सुनना है। अच्छा, ये सब्जेक्ट वास्ट है, 7:30 8 o'clock बजेगा, कोई दिक्कत नहीं। दो चैप्टर करके करेंगे और 6 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। क्लियर है क्या? ओके, अच्छा सुनो, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते। जो की पॉइंट्स मैं बोल रहा हूं कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, मार्क करते जाना। ये जो नोट्स है वो मॉड्यूल से ही बनाए गए हैं और मोस्टली मॉड्यूल को कवर करता है क्योंकि आप लोगों का पेपर एमसीक्यू है, राइट? तो एमसीक्यू है तो कहीं से भी उठा के वो लोग पूछ सकते हैं। क्लियर है क्या? आराम से बैठना, सुनना, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या क्या मार्क करने बोल रहा हूँ वो भी मार्क करते चलना। ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठो, मस्त फोन लैपटॉप जिसमें भी आप लोग देख रहे हो, जूम वाले और आप लोग जो भी सामने बैठे हो। अच्छा, ब्रेक, रोना मत, चिल्लाना मत, सर प्लीज सर बहुत हो गया, कम हो गया, ज्यादा हो गया। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर। हाँ चलो, तो फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? इंट्रोडक्शन। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ सबसे पहले, जो यहाँ पे बैठे हैं, बिजनेस अच्छा कि जॉब अच्छा? बिजनेस अच्छा। क्यों बिजनेस अच्छा? किसी के अंडर काम नहीं करना, खुद का ही बॉस। जॉब नहीं तो घर पे क्या करना है? बोलो, बिजनेस अच्छा कि जॉब अच्छा? बिजनेस अच्छा। बिजनेस मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ बिजनेस इन सिंपल टर्म्स? क्या होता है बिजनेस? कि मस्त सुबह नहा धो के उठे, वड़ा पाव का ठेला लगाया, मस्त बेचा कांदीवली स्टेशन के बाहर, अंधेरी स्टेशन के बाहर, दैट इज बिजनेस? नो, देन व्हाट इज बिजनेस? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ थिंग्स। क्लियर है? कोई भी गुड्स हो, सर्विसेज हो, कुछ भी हो, उसको खरीदना बेचना इज अ बिजनेस। क्लियर है? अच्छा, हमको ऐसा लगता है कि बिजनेस एक टर्म बहुत छोटा है, नहीं, वो बहुत वास्ट है, उसके अंदर हर चीज आती है। अभी तुम बाय और सेल करते हो तो पहले तुमको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है, फिर उसका तुम प्रोडक्शन करते हो, फिर तुम उसको बेचते हो। क्लियर है? इज दिस क्लियर? सर कैन यू प्लीज टीच इन इंग्लिश? ओके, इज दिस क्लियर? सो फर्स्ट यू बाय द रॉ मटेरियल। इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ाता हूं क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको हिंदी में अच्छे से समझे एंड इंग्लिश में भी। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? फर्स्ट यू बाय द रॉ मटेरियल्स, आफ्टर दैट यू मैन्युफैक्चर इट, प्रोड्यूस इट इनटू अ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, तो जब हम फिनिश गुड्स पे उसको लेकर आते हैं तो उसके बाद हम उसको सेल करते हैं। अच्छा, नाउ अब जब हम उसको सेल करते हैं, इफ वी सेल द प्रोडक्ट, व्हाट ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड? ठीक है, ऑक्सिलरी बोलते हैं उसको, वो अभी हम आगे सारे टर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा मैंने गुड्स बनाया, अब मैं गुड्स बेचूंगा, क्या क्या चीजें लगेगी? नहीं, कैपिटल आ गया, मैंने गुड्स बना दिया। ठीक है, सो व्हाट ऑल थिंग्स आर नेसेसरी फॉर सेलिंग दैट गुड्स? ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मुझे किसी को पेमेंट करना है, किसी को मुझे पेमेंट करना है, सो बैंकिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, इंश्योरेंस। नाउ व्हाट इज इंश्योरेंस? इफ यू सेल गुड्स, अच्छा, सो व्हेन द गुड्स आर इन ट्रैवलिंग स्टेज, ठीक है, कश्मीर से कन्याकुमारी गुड्स जा रहे, दैट आर इन ट्रैवलिंग स्टेज, बीच में कुछ हो गया, उसका इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन का इंश्योरेंस, हर चीज। सो दैट कम्स अंडर कॉमर्स। ये आगे एक टर्म समझेंगे हम हर एक चीज का। क्लियर है क्या? ठीक है, अब बिजनेस इज ह्यूमन एंगेज देमसेल्फ अल्टरनेटिवली बिटवीन वर्क एंड लाइफ। ठीक है, वी वर्क टू अर्न इनकम। कोई है ऐसा जो दान धर्म के लिए काम करता है? नहीं। बिजनेस का मोटिव ही क्या है? टू अर्न इनकम, टू अर्न प्रॉफिट, राइट? सो बिजनेस इज फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स। अच्छा, इसके अंदर सब कुछ आ जाता है, फ्रॉम प्रोडक्शन बोलो, डिस्ट्रीब्यूशन बोलो, एक्सचेंज बोलो ऑफ गुड्स एंड सर्विस। व्हाट इज प्रोडक्शन? व्हेन यू प्रोड्यूस समथिंग, यू ब्रिंग रॉ मटेरियल, यू प्रोड्यूस समथिंग। नेक्स्ट, let's start again with the production thing. Okay, now what is production? Production is when you to produce raw material into finished goods. Is this clear? Okay, then distribution. What is distribution? Buying and selling of goods or services and
नेक्स्ट इज कॉमर्स, वो जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज बीसीके डोमेन्स। अच्छा, व्हाट इज डोमेन? तो बीसीके के फैमिली मेंबर्स, ऐसा समझने का, मासी मासा ये सब लोग, क्लियर है? ओके, सो फर्स्ट इज एक्टिविटी। अब एक्टिविटी कैसी कैसी होती है? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, कॉमर्स। अभी जो हम कॉमर्स की बात कर रहे थे वो हम इसमें समझते हैं। ओके, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग मीन्स को वही। ओके, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग कैन बी डोमेस्टिक और कैन बी फॉरेन। इंडिया में भी हो सकता है, डोमेस्टिक ट्रेडिंग भी हो सकता है और फॉरेन ट्रेडिंग भी हो सकता है। कॉमर्स, एड टू ट्रेड और ऑक्सिलरीज। हाँ, नाउ व्हाट इज ऑक्सिलरीज? जो ट्रेडिंग करने के लिए काम आता है, it is known as auxiliaries. So while we trade, while we buy and sell the goods, so what all things are necessary? Transportation, insurance, banking, they are known as auxiliary to trade. Is this clear? And services, जरूरी नहीं है गुड्स हो, सर्विसेज भी हो सकता है, ठीक है। प्रोफेशनल सर्विस बोलो या जो भी आप सर्विसेज, जिम सर्विस होता है, ये सर्विस होता है, वो सब क्लियर है। स्केल, अब स्केल क्या होता है? व्हाट इज स्केल? जिससे हम मेजर करते हैं क्या? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर? नहीं, तो बिजनेस, कितना बिजनेस आपका बड़ा है, छोटा है, मीडियम है, बड़ा है। 3 लेवल्स, विच इज स्मॉल एंटरप्राइज, मीडियम एंटरप्राइज एंड लार्ज एंटरप्राइज। अच्छा, अब स्मॉल से और छोटा, उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो एंटरप्राइज। एमएसएमई सुना होगा, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। उसके अंदर लार्ज एंटरप्राइज आता नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, अब आप बोलोगे कि ये एमसीक्यू कैसे आता है, तो ध्यान से सुनो, ठीक है। अभी ये जो स्टेक होल्डर वाला आप अगर देख रहे हो, एंटरप्रेन्योर और प्रमोटर्स, मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर उन्होंने एग्जाम में ये सब का नाम दिया और पूछा कि बीसी के डोमेन क्या है, सो यू हैव टू आंसर इट इज स्टेक होल्डर। तो सेम एज कि माइक्रो, स्मॉल, मीडियम किस में आता है, सो दे आर द स्केल ऑफ बीसी के, मतलब कॉमर्स का। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, ज्योग्राफिक स्कोप। व्हाट इज ज्योग्राफिक स्कोप? कहां तक आपका पहुंच है, किस चीज का? बिजनेस का। पहले हमने क्या बोला था? आपका कितना बड़ा बिजनेस है। नेक्स्ट इज ज्योग्राफिकल, कितना ज्यादा वास्ट है आपका, ठीक है। तो कहां तक है? इज इट स्टेट टू स्टेट, स्टेट टू कंट्री, या कंट्री टू नेक्स्ट कंट्री, ठीक है। अब स्टेट टू स्टेट होगा तो जैसे लोकल्स, राइट, लोकल मुंबई के मुंबई में, रीजनल हो गया। उसके बाद नेशनल, नेशनल मीन्स ऑल ओवर इंडिया आपका माल जा रहा है। एंड नेक्स्ट इज इंटरनेशनल। क्लियर है क्या? विच इज नोन एज मल्टी नेशनल, मतलब आपका प्रोडक्ट इंडिया के बाहर कहां कहां तक जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज ओनरशिप, ठीक है। अब ओनरशिप अलग अलग टाइप की हो सकती है। इट में बी सोल प्रोप्राइटर, इट में बी पार्टनरशिप, इट में बी कंपनी, ठीक है। आगे हम लोग ये सब चीजों का पढ़ेंगे, विच इज नोन एज फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर समझेंगे। तो ओनरशिप कैसी हो सकती है? अच्छा, या तो पब्लिक या तो प्राइवेट। पब्लिक मतलब नॉर्मली भी पब्लिक, एक जो कंपनीज होती है, और दूसरा विच इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट, मे बी सेंट्रल गवर्नमेंट, मे बी स्टेट गवर्नमेंट, मे बी बोथ। क्लियर है क्या? ओनरशिप मतलब क्या, ठीक है। नेक्स्ट पे जाएंगे हम, मार्केट्स, ठीक है। मार्केट्स के अंदर क्या क्या लगता है? रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, इक्विपमेंट्स, कमोडिटीज, कैपिटल्स, लेबर, प्रोडक्ट मार्केट, ठीक है। जो अभी मैंने बोला स्टेक होल्डर्स। अच्छा, शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर में फर्क है। शेयर होल्डर शेयर्स के रिलेटेड होता है, स्टेक होल्डर इज अ वास्ट टर्म, सब आता है। डिबेंचर्स बोलो, फिर बाद में उनका इन्वेस्टर्स बोलो, ओनर्स बोलो, सब लोग आते हैं। क्लियर है? इसके अंदर स्टेक होल्डर्स में क्या क्या बोले? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो बिजनेस स्टार्ट करता है। नेक्स्ट इज प्रमोटर। अच्छा, प्रमोटर इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। अब आप बोलोगे ओनर इज द शेयर होल्डर, राइट, शेयर होल्डर इज ऑल्सो द ओनर, बट जो कंपनी स्टार्ट करता है, आइडिया देता है, हु इज द प्रमोटर ऑफ ये रिलायंस? मोटा भाई अंबानी, मोटा भाई। क्लियर है? हु इज द प्रमोटर ऑफ अडानी? गौतम अडानी, राइट है। सो ही इज द प्रमोटर, राइट है। अच्छा, उसके बाद इन्वेस्टर्स आ गए जो इन्वेस्ट करते हैं। फिर बाद में बिजनेस ओनर्स, डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स भी होते हैं जो कंपनी के डे टू डे अफेयर्स देखते हैं। उसके बाद शेयर होल्डर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉय, सप्लायर्स, लॉ एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज मेकर, जो लॉ बनाता है, वो सब भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है। फंक्शंस, अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं। क्या क्या टाइप के फंक्शंस हो सकते हैं? प्रोडक्शन बोलो, ऑपरेशन बोलो, मार्केटिंग बोलो, अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन और एचआर। सिर्फ कुछ लोगों से कंपनी नहीं चलती है, अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं, अलग अलग टाइप के फॉर्म्स होते हैं उसके अंदर। जैसे अगर कोई फाइनेंस हैंडल कर रहा है तो फाइनेंस के रिलेटेड हैंडल करेगा, कोई मार्केटिंग हैंडल कर रहा है तो मार्केटिंग के रिलेटेड हैंडल करेगा। क्लियर है? एचआर होता है, एचआर क्या करता है? हायर करता है एम्प्लॉय को। क्लियर? नहीं, हाँ,
अच्छा इंटरव्यू, हाँ तो फिर इंटरव्यू के बाद हायर करता है ना। क्लियर है क्या ये चीज? ठीक है। अब फोकस ऑन कंपनी एंटरप्राइजेस वाइड, उनको बढ़ाने के लिए, एक बिजनेस लाइन के लिए और एक पर्टिकुलर फॉर्म के लिए। अच्छा कंसर्न, व्हाट इज कंसर्न? चिंता। आपको क्या जिंदगी में चिंता? गर्लफ्रेंड की? नहीं। तो पास होने की चिंता। अच्छा, तो एक चिंता होती है सर एएलजी अलग डिपार्टमेंट को कंबाइन करके एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाता है, बराबर है, राइट राजश्री जी। ओके, व्हाट इज कंसर्न? चिंता। आपको क्या चिंता है? पास होने की। हो जाओगे, टेंशन है। तो एक बिजनेस को क्या क्या चिंता होती है? व्हाट आर द कंसर्न्स ऑफ द बिजनेस? सो द कंसर्न इज सर्वाइवल, बढ़ेगा कि नहीं बिजनेस, चलेगा कि नहीं, कि या तो फिर एमबीए चाय वाला। क्लियर है क्या? अच्छा ऐसा है क्या? सर्वाइवल, तो आपका बिजनेस सर्वाइव होना चाहिए मार्केट के अंदर, दैट इज योर बिगेस्ट कंसर्न। बाकी सब छोड़ दो, बिजनेस सर्वाइव होना चाहिए। नेक्स्ट इज ग्रोथ, बिजनेस का ग्रोथ होना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सीएसआर पढ़ते हो आप कि एक सीएसआर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स द सोसाइटी। फिर गवर्नेंस, वैल्यूज एंड एथिक्स। आपके लाइफ में, बिजनेस के लाइफ में, सबके लाइफ में खुद की वैल्यूज होती है, एथिक्स होते हैं, वो सब होने चाहिए। मोड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोड कैसे मोड होता है बिजनेस का? मेनली तो दो ही मोड होता है, वन इज ट्रेडिशनल एंड मोड, फिजिकल मोड, ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड, आजकल ऑनलाइन मोड ज्यादा चल रहा है रादर देन फिजिकल मोड। क्लियर है क्या? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ते रहना, मेरे साथ मार्क करते रहना और समझेगा। ठीक है, underlining disciplines. So what are underlining disciplines? There are some disciplines regarding economics, law, philosophy, psychology and sociology. Please. Okay, so now what are the domains of English? What are the domains of BCK? अभी हमने कुछ पढ़े थे. So the next are 3, which is BCK is vast. ठीक है, now BCK is vast. So what is vast? बहुत बड़ा है BCK. ठीक है, देर आर मेनी थिंग्स इन द बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेजेस। सो इफ वी टॉक अबाउट द बिजनेस पार्ट, सो देर इज ट्रेडिंग, फिर देन कॉमर्स, फिर ऑक्सिलरीज हमने पढ़ा था, इंश्योरेंस, बैंकिंग। सो ऑल दीज आर कनेक्टेड इन टू द बिजनेस, राइट? नाउ so if we can see the example, the neighborhood retailer provide variety of goods of daily needs, various brands of same items in smaller quantity and host the other services. Okay, so there you cannot say like कि BCK is a smaller part. अच्छा, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है. So you can say retailer, small retailer shops which are there, बोलते हैं ना छोटे किराने की दुकानें, to the big supermarkets like DMart and Big Bazaar. So there are many different type of businesses conducted under the BCK. Okay, now BCK is eclectic, which is multidisciplinary. Okay, there are many types. So as we discussed, there is production, marketing, all the things. So there are accounting, financing, we can say. अच्छा, so the term which is used in BCK, अलग अलग टर्म यूज करते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी और चीजों से रिलेटेड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक चीज समझेंगे, जैसे स्ट्रैटेजी। नाउ व्हाट इज स्ट्रैटेजी? सो दिस वर्ड इज केम फ्रॉम मिलिट्री। ओके, सो in a layman language, what does strategy means? What is the meaning of strategy? You make strategies. अच्छा, अगर हम बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का, so what is strategy? Planning, right? Planning. ठीक है, तो कोई भी चीज बनाने के लिए, now if we talk about the sports, okay, if we talk about cricket, so you make strategies, right? So दिस वर्ड इज केम फ्रॉम मिलिट्री, की वहां पर वो लोग स्ट्रैटेजीज बनाते थे सामने वाले को डिफेंड करने के लिए, उसको हमने बिजनेस के लैंग्वेज में लाया। नेक्स्ट इज लॉजिस्टिक। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉजिस्टिक? मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और मे बी स्टोरिंग समथिंग। सो दिस वाज यूज्ड आल्सो इनटू मिलिट्री थिंग। तो जहां पर वो लोग अपने आर्म्स एंड एम्युनिशन स्टोर करते थे, दे यूज्ड टू टेक द ट्रूप्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो नाउ दिस थिंग इज यूज्ड इन business part. Okay, so next is bulls. Now what is bulls? Okay, in biology part, bulls means an animal. ठीक है, 2 सींग होता है, जिसको ना समझाओ, ठीक है, तो 2 सींग वाला बुल होता है वो। अच्छा, तो उसको ही वो लोगों ने बिजनेस के टर्म्स में यूज किया है, मार्केट के टर्म में। देयर इज अ बुलिश मार्केट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुल?
व्हेन द मार्केट इज इंक्रीजिंग, गोइंग अपसाइड, ठीक है, सो दैट इज बुल मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट इज बेयर मतलब भालू, ठीक है, इट इज एन एनिमल, सो उसका मतलब क्या होता है, जब मार्केट नीचे गिर रहा है, व्हेन द मार्केट इज गोइंग डाउन। अच्छा, मार्केट के दोनों साइड होते हैं, वन इज बुलिश मार्केट, वन इज बेरिश मार्केट, सो द बुल व्हेन इट इज इंक्रीजिंग एंड व्हेन इट इज डिक्रीजिंग। ओके, नेक्स्ट, BCK is ever evolving and expanding. Each and everything in life is evolving and expanding. आप इवॉल्व होते हो, हर चीज इवॉल्व होती है, हर चीज चेंज होती है। यू ब्रिंग न्यू थिंग्स इन लाइफ। फर्स्ट वी वर एनिमल्स, नाउ वी वर ह्यूमन। सो अभी उसके अंदर भी अगर हम बिजनेस को के रिलेटेड अगर कोई चीज देखें, तो जैसे फर्स्ट वी यूज बड़े बड़े कंप्यूटर्स, अभी लैपटॉप आया है, अभी तो फोन ही काफी है। सो दिस इज इवोल्यूशन, ठीक है। हम इवॉल्व हो रहे हर चीज में, तुम कोई भी चीज बोलो, कपड़ों से लेकर हर चीज में बोलो, टेक्नोलॉजी, फिर फैशन इंडस्ट्री, हर चीज में वी आर इवॉल्विंग। इज दिस क्लियर? ठीक है। एंड एक्सपांडिंग, ऑब्वियसली हम एक्सपांड करेंगे बिजनेसेस को, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज इंट्रोड्यूस सेवरल टर्म्स, फिर बाद में 24/7 B2B, B2C। नाउ व्हाट इज B2B? बिजनेस टू बिजनेस। व्हाट इज B2C? बिजनेस टू कॉमर्स, कस्टमर्स। एंड BPO, व्हाट इज BPO? कॉलिंग वाला। इज दिस क्लियर? क्रिस्टल क्लियर सर, थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, अब हाँ, वाह यार आपको आता है, वेरी गुड। तो तीन चीज बोलो फटाफट डोमेन के। फर्स्ट इज BCK is vast, BCK is eclectic and BCK is क्लियर है क्या? रीड इट। और हेड पॉइंट्स जो होते हैं ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जामिनेशन, बिकॉज अगर हेड पॉइंट पे पूछा तो आपको आना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पे आगे बढ़े। अच्छा, नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट ऑफ BCK फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप लोगों का काम क्या है? कॉस्टिंग करना, ऑडिट करना, अकाउंटिंग करना। देन व्हाई BCK? बिकॉज टेक्निकल टर्म्स, यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द कॉमर्स। आप लोग किसका ऑडिट करते हो, किसका कॉस्टिंग करते हो? वाह, कंपनी का। वेरी गुड यार, गुड आंसर। आप कंपनी का ऑडिटिंग करते हो, अकाउंटिंग करते हो, ठीक है। वहां पर नए नए टर्म्स। अच्छा, जरूरी नहीं है कि इंडिया में एक ही जैसे बिजनेसेस है, देयर आर सेवरल टाइप ऑफ बिजनेसेस। क्या बोलते हैं इसको, सिम कार्ड बिजनेसेस, फिर उसके बाद फूड बिजनेसेस, ट्रैवलिंग बिजनेसेस, बहुत सारे टाइप के बिजनेसेस होते हैं। सो यू शुड नो द टर्म्स ऑफ दैट बिजनेसेस, उनका मीनिंग, तभी ऑडिटिंग कर पाओगे। किसी चीज को जाने बिना आप ऑडिटिंग कैसे कर पाओगे, अकाउंटिंग कैसे कर पाओगे? क्लियर है? सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA का BCK को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉट इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट, एवरी प्रोफेशनल पीपल, उनको BCK का नॉलेज होना ही चाहिए। एंड इफ यू आर इनटू कॉमर्स, यू शुड नो ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ दिस थिंग। कॉमर्स, बाइंग बोलो, सेलिंग बोलो, उसके अंदर भी टर्म्स हो गए। आगे जो 6th चैप्टर है पूरा टर्म्स पे है ना, तुमको वो पता होने चाहिए। फिर भले वो शेयर मार्केट रिलेटेड हो, इधर दे आर फॉर फ्रॉम बैंकिंग, इधर द कंपनी, कोई भी चीज है। क्लियर है क्या? ठीक है। सो द बिजनेस एंड कमर्शियल सेक्टर कंप्राइज ऑफ लार्ज शेयर एंड देयर वर्क arena. Each businesses has its own peculiarity and associated variations in notion and productive inventory and revenue and profit. Is this clear? तो एक चीज इतना ध्यान रखना, because you are auditing and you are this thing accounting of the companies, there are several type of companies, अलग अलग टाइप के। So you should know each and every term of the business. ठीक है, हर चीज आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए बिजनेस के, तभी आप आराम से ऑडिटिंग कर पाओगे, अकाउंटिंग कर पाओगे। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब सीधा आते हैं एक्टिविटी विच इज ह्यूमन एक्टिविटी, अरे सॉरी, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ चैप्टर 1। नाउ व्हाट इज ह्यूमन एक्टिविटी, अरे सॉरी, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? हाँ सॉरी, पैसे के लिए क्या करते हैं आप? कितना बिजनेस करते हैं? अच्छा, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जो प्यार और प्यार के लिए करते हैं? अच्छा सर,
अर्निंग फॉर लिविंग, ओके, सो व्हाट इज अर्निंग फॉर लिविंग? नॉन प्रॉफिट, ओके, नॉट फॉर प्रॉफिट, राइट राइट राइट। आगे लिखो भाई, नॉट फॉर प्रॉफिट क्या? इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा एक एग्जांपल दो फटाफट इकोनॉमिक एक्टिविटी का। बिजनेस, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का। ये मत बोलना प्यार अफेक्शन। हाउस वाइफ, हाँ, ओहो खाना बनाते, सोशल वर्क, राइट, सोशल वर्क, ठीक है। सो दो टाइप के एक्टिविटीज होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर ह्यूमन सेटिस्फैक्शन लाइक गोइंग टू टेंपल, राइट, ट्रू। मॉम कुकिंग फूड फॉर अस, नॉन ह्यूमन एक्टिविटी, ओहो राइट राइट, सब यहाँ पे वही एग्जांपल दे रहे, लगता है वही एग्जांपल पढ़ के, ठीक है। एन एक्टिविटी वेयर द मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट एंड टू डू बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड non-economic activity means an activity which is not an business and not for profit. टिफिन सर्विस, हाँ हमको भी भेज दो एक टिफिन, 4 रोटी और 2 सब्जी, आप क्या कहोगे भाई? ठीक है तो भाई भेजना, ठीक है। क्लियर है क्या? व्हाट इज ह्यूमन, अरे अरे ह्यूमन क्या बोल रहा हूं, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। अच्छा कहां गया ये? हाँ, all that we do to earn living comprise of human activity, rest all activities are non-economic activities. Clear है क्या? ठीक है। अच्छा अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इनकम जनरेटिंग, ऑब्वियसली दे आर इनकम जनरेटिंग। आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो किस चीज के लिए? पैसे कमाने के लिए। यू आर डूइंग फॉर अर्निंग द इनकम और प्रॉफिट, सो इट इज one may earn livelihood in several ways: manufacturing, reselling, employment, providing any professional service, etc. So economic activity में बहुत सारी चीजें आ सकती है। You are manufacturing, you are reselling. What is reselling? Goods को resell करना, वो आपके पास आ रहा है second hand goods, you can say you resell that thing, right? Next is employment, फिर बाद में providing any professional service, आगे इस पे 3 चीज आएगा, वो हम समझेंगे तीनों का डेफिनेशन। सो प्रोफेशनल सर्विस दैट आल्सो कम्स अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटी। हाँ, अगर आप मुफ्त में ज्ञान बांट रहे हो सो दैट इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मुफ्त में ज्ञान बांटने को बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ज्ञान बोला ठीक है, गलत मत लो। ओके, इज दिस क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट, डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में पहला पॉइंट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी आर इनकम जनरेटिंग। क्लियर है क्या? Okay, it is not necessary that all these incomes are earned in form of money only. There can be earned in kind also. ठीक है, economic activities are productive. How it is productive? आप कुछ प्रोडक्टिव काम करते हो, प्रोडक्शन करते हो जिससे आपको पैसा मिलता है। सो सेकेंड पॉइंट क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोडक्टिव. We can transform various raw material into useful products and sell them for the income. ठीक है, अगर एमसीक्यू में कहीं भी इनकम आता है, प्रॉफिट आता है, पैसा आता है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को टिक करके आना। तो सेकंड पार्ट क्या बोलता है? इनकम एक्टिविटी, अरे इकोनॉमिक एक्टिविटी आर फॉर प्रोडक्टिव। क्लियर है क्या? अर्निंग अ लाइवलीहुड इंप्लाइज ऑफ पार्टिसिपेशन इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट दिस थिंग। अच्छा, इज फार्मिंग एंड बिजनेस? बताओ, फार्मिंग मतलब खेती करना भाई, बिजनेस है क्या? है पक्का? कैसे? अगर वो दूसरे का काम करके किसी और को बेच रहे हैं। यस सर, यस सर, यस सर, बट हाउ? आई नो, यस सर, बट हाउ इज फार्मिंग अ बिजनेस? बोलो फटाफट। इकोनॉमिक एक्टिविटी, दे सेल व्हीट, राइट, वो बेचते हैं। तो फार्मिंग भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आता है। अगर आप कभी टैक्स पढ़ो तो उसके अंदर एग्रीकल्चर इनकम आता है, नहीं है? तो जब आप पढ़ोगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक टैक्स सब्जेक्ट है जिसके अंदर आता है। यस, इट इज डन फॉर द पर्पस ऑफ लाइवलीहुड एंड इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन। यस राइट, प्रणव ही है ना? सॉरी वी, हाँ ओके सॉरी। फार्मिंग इज अ कमर्शियल एंड बिजनेस बट फार्मिंग फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट, राइट। हाँ वही मैं बोल रहा हूं ना, एनीथिंग विच इज फॉर सेल्फ कंजम्पशन एंड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन इट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बोलो हाँ, शाबाश। बट जितना पार्ट उसने इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए है वो, जैसे फॉर एग्जांपल सुन, अगर तू 100 किलो चावल बना रहा है, ठीक है, इफ यू आर मेकिंग 100 kg, हाँ अरे फॉर एग्जांपल अगर तू 100 किलो बना रहा है, ठीक है,
ये कौन सा चैप्टर चल रहा है? वेरी गुड बेटा, ये चल रहा है फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, अगर आप 100 किलो खेती करते हो, ठीक है, अगर आपने 10 किलो खुद के लिए रखा तो बाकी का 90 किलो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ ना, बेचेंगे ना भाई। तो 10 किलो वो लव एंड अफेक्शन या फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आया, बाकी का 90 तो जाएगा ना बेचने में। अरे बोलो हाँ, क्लियर है क्या? दो चीज, पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी आर इनकम जनरेटिंग एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी आर प्रोडक्टिव। इवन कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अरे हाँ भाई, कंजम्पशन ही नहीं होगा इफ देयर इज नो कंजम्पशन, किसके लिए बनाओगे? बेचेंगे किसके लिए? क्लियर है क्या? कंजम्पशन रिप्रेजेंट द डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इफ देयर विल बी डिमांड देयर विल बी सप्लाई, एंड फिर वही जाकर आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी बनेगा। अगर आप जो माल बना रहे हो कोई खरीदने तैयार ही नहीं है तो फिर कहां से हुआ? सो इवन कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप जो खा रहे हो भर भर के, पेट भर भर के, दैट इज ऑल्सो अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है क्या? Every unit of demand is like a vote in favor of product and a signal to its producer. So जो producer होता है, who produce the goods, ठीक है, so उनको भी सिग्नल मतलब तभी मिलता है जब सामने वाला उसको कंज्यूम करता है। ठीक है, जो चीज ज्यादा कंज्यूम करते हैं उसका ज्यादा डिमांड होता है। सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ। अच्छा, अब ये सेविंग, इन्वेस्टमेंट और वेल्थ कैसे आएगा? अब एक इनकम जनरेट करते हो कोई भी चीज को करके, इफ यू सेल गुड्स, इफ यू सेल सर्विसेज, लाइक इफ यू गिव सर्विसेज, देन यू जनरेट एन इनकम। आपको एक इनकम आता है, फिर उसका आप क्या करते हो? उड़ा देते हो, मस्त है ना, गोवा जाके आने का, घूम फिर के आने का, ऐसा कुछ नहीं। यू सेव मनी, राइट, यू सेव द इनकम। ठीक है, फिर आप इन्वेस्ट करते हो कहां पर? ठीक है, म्यूचुअल फंड्स। सही है, म्यूचुअल फंड में आप पैसे इन्वेस्ट करें, डबल हो जाएगा 21 दिन में। क्लियर है क्या? इज दिस क्लियर? तो सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ। ठीक है, अगर फास्ट जा रहा है तो बोल देना कि सर फास्ट जा रहा है, क्योंकि ये मैराथन है, आई मीन ये रिवीजन है, सारी चीजें मैं कवर करूंगा, बट ऊपर से जितना मुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सही लगे। कोई भी डाउट्स होगा मुझे पूछना, आई विल गिव द आंसर। ठीक है, ओके। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज, अच्छा मेरे साथ रिपीट करते जाओ, यू स्टार्ट रिपीटिंग ना, देन आपको वो कंसेप्ट क्लियर होगा। सेकेंड थिंग, आपको याद रहेगा। ठीक है, तो यही चीज कंटिन्यू आपको मेरे साथ बोलते रहना है और आपको हेड पॉइंट्स याद हो जाएगा। ठीक है, कंटेंट तो आपको समझ जाएगा बट हेड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। सो क्या बोला है? कैरेक्टरिस्टिक, बोलो फटाफट। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इनकम जनरेटिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोडक्टिव, एंड इवन कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और लास्ट वन क्या है? बहुत सही। और जो बच्चे जूम पे देख रहे हैं वो फटाफट टाइप करे और लिखे, मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूं, या फिर बोले। अब बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या करता है? इट इज यूज फॉर बिजनेस। ठीक है, बिजनेस के रिलेटेड ही होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है? क्लियर है? अच्छा, हम समझेंगे। ओके, ये चार्ट देखो, ये चार्ट से मैं आपको समझाता हूं। 3 टाइप के बिजनेसेस होते हैं। फर्स्ट इज डेली ऑक्यूपेशन। अब ये डेली ऑक्यूपेशन क्या होगा? रोजमर्रा के लाइफ में जो चीज चाहिए, सॉरी, हाँ मतलब बोल सकते हैं वो, बोलो फटाफट। डेली ऑक्यूपेशन क्या क्या होगा? नेसेसरी गुड्स, होटल डेली कैसे हुआ भाई? हाँ, गलत लाइन में आ रहे, होटल्स नहीं भाई। नेसेसरी गुड्स जो डेली कंजम्पशन के लिए होता है वो ग्रोसरी, राइट, ग्रोसरी। ओके, स्पेसिफिक इंडस्ट्री, रिटेल हो गया, ई कॉमर्स हो गया, रियल एस्टेट हो गया, ये किसके अंदर आते हैं? सेकेंड लेयर में आते हैं। सॉरी, मतलब अच्छा मैं उल्टा जा रहा हूं। ओके, तो थर्ड लेयर हो गया, सेकेंड हो गया, और अभी फर्स्ट। तो फर्स्ट के अंदर कौन होगा? कॉमर्स इंक्लूडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर क्या? क्लोथ्स, फूड, राइट, वेरी गुड, सब लोग एकदम सही जा रहे हैं। ओके, अच्छा, अब उन्होंने क्या बोला है? डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एंड अदर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन। जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना मार्क करना, और वही इंपॉर्टेंट है ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू में आने के लिए, क्योंकि अभी अगर हम पूरा बुक पढ़ने बैठेंगे तो शायद ये रिवीजन 2 दिन चलेगा। क्लियर है क्या? अच्छा, अब कौन कौन से बिजनेसेस जो अदर इकोनॉमिक्स में लगते हैं ऑक्यूपेशन में, वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट।
नाउ व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? किसी के अंडर काम। अच्छा छोड़ो, एम्प्लॉयमेंट वहां से पढ़ने की जगह यहाँ से पढ़ते हो, मस्त एकदम फटाफट करता हूँ। मेरे को बोलो बिजनेस या जॉब? आप लोगों ने बिजनेस बोला। अच्छा, जो भी ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं मतलब जूम पे, वो फटाफट बोलो कि वो क्या करना चाहते हैं, बिजनेस या जॉब? जॉब जॉब जॉब, बिजनेस जॉब, बिजनेस बिजनेस बिजनेस। कोई है क्या ऐसा जो समाज सेवा करना चाहता है? हाँ, क्या समाज सेवा करोगे आप? अरे अरे, फर्स्ट जॉब देन बिजनेस। मी सुमित जी समाज सेवा करना चाहते हैं? जॉब जॉब बिजनेस, बिजनेस प्लस प्रोफेशन। ओहो, सम न्यू आंसर्स। ओके ओके, ठीक है ठीक है। क्लॉथ बिजनेस, फैमिली बिजनेस होगा उनका। पहले जॉब ही करना पड़ेगा। हाँ ऑब्वियसली यार, सीखोगे तभी तो करोगे। बिजनेस प्लस सोशल वर्कर, ओहो, प्लस सोशल वर्कर, ठीक है डन। अच्छा सुनो सुनो सुनो, बिजनेस, प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब। पॉलिटिशियन, शुभम जी हम आपको जरूर वोट करेंगे या आप गलत लाइन में आ गए हो। पॉलिटिशियन नहीं भाई, जॉब या बिजनेस। फैमिली बिजनेस के है इसलिए सर सोशल वर्क। ओके डन, ठीक है। अभी इधर आ जाओ सब लोग, बाद में सोशल वर्क करेंगे। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, देयर आर 3 टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट इज बिजनेस, सेकंड इज प्रोफेशनल एंड थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो नोन एज जॉब, अगर किसी को नहीं समझ रहा है तो जॉब। क्लियर है क्या? अब सुनो, बिजनेस मतलब क्या? वेर यू आर योर ओन बॉस, आप आपके इसके खुद मालिक होते हो, ठीक है। बिजनेस में सबसे ज्यादा रिस्क होता है, मानते हो, बट प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा होता है। क्लियर है? अगर आप कल को, मैं आपको एक चीज अभी भी बताता हूं, जितना आपको सैलरी नहीं है उससे ज्यादा स्टेशन पे वड़ा पाव वाला कमाता है ना। तो कल उठ के वड़ा पाव बेचने मत लगना, ठीक है। यू आर, रिस्क है तो इश्क है, क्या है? रिस्क है तो प्रॉफिट है। अच्छा ओ, अरे अरे वो वाला इश्क नहीं रहे, ठीक है। ओके, तो बिजनेस मतलब यू आर द ओनर ऑफ योर ओन बिजनेस, जिसके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा है बट इवेंचुअली प्रॉफिट भी ज्यादा है। सेकंड एम्प्लॉयमेंट आते हैं, बाद में प्रोफेशनल पे आते हैं। प्रोफेशनल क्या, खुद को एकदम अलग समझते हैं। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट, कि कोई ऐसा होता है ना कि कौन इतना मगजमारी करेगा। वी आर द पीपल हु लव 9 to 5 जॉब। जॉब करने का, सैटरडे संडे छुट्टी, बीवी खुश, बच्चे खुश, सब खुश, है ना। अरे मतलब घूमने उमने लेके जाओगे कि नहीं यार। सो देर आर द पीपल हु वांट टू डू जॉब 9 to 5, सैटरडे संडे छुट्टी, मस्त एमएनसी में लग गया, ठीक है। सो दे वर्क एज एन एम्प्लॉय इन द कंपनी एंड उनका एक फिक्स सैलरी होता है। हंस रहा है यार लोग, अरे सच्ची बोल रहा हूँ यार। अगर किसी की बीवी बच्चे हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो वो 9 to 5 जॉब सिलेक्ट करे। उसके बाद आता है प्रोफेशनल। नाउ व्हाट इज प्रोफेशंस? ओके, प्रोफेशंस में 3-4 चीजें याद रखना है। सीए, सीएस, ये लोग भी प्रोफेशंस आते हैं बिकॉज दे सर्व द सर्विसेज। लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, दे गिव यू सर्विसेज, लॉयर्स, ठीक है। एक चीज याद रखना, माना वो खुद के बॉस है, जो भी है, जैसा भी है, वो कम पैसे कमाते हैं rather than बिजनेस, ठीक है। बिकॉज उनका मोटिवेशन, मतलब क्या बोलते हैं, मोटिव वो नहीं होता कि उनको प्रॉफिट कमाना है। देयर मोटिव इज टू गिव सर्विस, प्रोवाइड सर्विस टू द सोसाइटी, ठीक है। अल्टीमेट मुद्दा क्या है? पैसा, बट सर्विस के नाम पे लगा देने का, ठीक है। उनके कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, दे हैव देयर एथिक्स, ठीक है। जैसे इफ यू सी लॉयर्स, सो दे हैव टू वेयर प्रॉपर ड्रेस कोड while परफॉर्मिंग दिस थिंग, लीगल पार्ट, तो उनको प्रॉपर ड्रेस कोड में जाना पड़ता है। डॉक्टर्स, ठीक है, कबीर सिंह नहीं वाला, प्रॉपर डॉक्टर वाला डॉक्टर। क्लियर है क्या? है ना। तो 3 चीज समझा, बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशनल क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है। एक एक करके समझेंगे और इनका डिस्टिंग्विश बिटवीन समझेंगे। क्लियर है क्या? ओके, हाँ हाँ। एंटायर स्पेक्ट्रम टू मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटी कमिंग अंडर इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। इंडिपेंडेंट रेंडरिंग ऑफ सर्विस ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन अंडर प्रोफेशनल बॉडी, ठीक है। प्रोफेशंस को खुद का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बिना सीए बने आप सीए नहीं माने जाते हो, ठीक है। आप फाइनल में भी अटके हुए हो तो भी आप सीए नहीं बोले जाते हो। यू हैव टू कंप्लीट योर डिग्री, यू शुड हैव, सर योर, ओके 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 ओके। कितने लोग हैं जिनको चाहिए कि मैं इंग्लिश में बोलूं? ठीक है,
सुबह ओके 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 आई विल ट्राई माय बेस्ट ठीक है सो क्या बोल रहा था मैं हिंदी कोई हिंदी लिखता है ओके विथ बोथ ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मारा मारी मत करो भाई दोनों समझाता हूँ हाँ रेंडरिंग अ सर्विस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर वेजेस सैलरीज एंड ऑल्सो कॉल्ड एज एम्प्लॉयमेंट ओके ठीक है नाउ सोर्सेस ऑफ लाइवलीहुड सो सोर्सेस कहां से मिलता है व्हाट इज द सोर्स ऑफ बिजनेस profit obviously you earn income you get profit that is the source of business what is the source of profession you get professional fee ठीक है जितना भी परसेंटेज अगर आप बोलो या जो भी आपका फीस है यू चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कि इफ द वर्क इज ज्यादा तो इंग्लिश कोई लिखता है अरे बहुत सही बेटा इंग्लिश में बोलेंगे ठीक है तो प्रोफेशनल में क्या मिलता है यू गेट द फीस you get professional fees and in employment you get the wages and salaries what is the difference between wages and salaries wages which you get on daily basis or weekly basis and salary which is monthly और फिर आते हैं समाज सेवा जो मैं कर रहा हूँ क्लियर है हाँ भाई पगार नहीं मिलता भाई वो सच्ची पगार नहीं मिलता है हाँ फिर भी पगार नहीं मिलता प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन नाउ you should have certain qualification in case of professional so if MCQ arrives अगर कोई ऐसा MCQ आता है जिसके अंदर बोलता है कि आपकी सैलरी क्या है सर मेरी सैलरी आई चार्ज नो मनी आई डू सोशल वर्क ना मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट है ना जॉब में सो आई डू सोशल वर्क ठीक है हाँ मैं जी पे नंबर देता हूँ आप लोग मुझे सैलरी देना ठीक है अच्छा सुनो फटाफट प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन अगर एमसीक्यू आया कि इन तीनों में से किसको क्या लगता है क्वालिफिकेशन सो यू आर गोइंग टू टेक प्रोफेशनल्स नीड क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन अच्छा उसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर ईच जॉब टाइप नाउ देयर इज नो नेसेसरी क्वालिफिकेशन हाँ देयर इज सम क्वालिफिकेशन फॉर एग्जांपल इफ यू गो इन बीपीओ हेलो कॉल सेंटर तो वहां पे देयर इज अ क्वालिफिकेशन ऑफ 10+2 और ग्रेजुएशन 10+2 मतलब 12वीं पास और ग्रेजुएशन सो देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया वेयर यू हैव टू बी फिट इन दैट फॉर डूइंग एम्प्लॉयमेंट एंड भाई धंधा तो धंधा होता है भाई जॉब में बिजनेस में कोई भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है ठीक है और घर वालों का बिजनेस हो तो सबसे अच्छा क्योंकि अगर आप क्वालिफिकेशन के लिए जाते हो और क्वालिफिकेशन नहीं लाते हो तो आपको बिजनेस में भेज दिया जाता है क्लियर है क्या सो कहां पर क्वालिफिकेशन नहीं लगता है बिजनेस में कहां पर स्ट्रिक्टली क्वालिफिकेशन लगता है प्रोफेशनल में और कहां पर मिनिमम क्वालिफिकेशन है अरे बोलो हाँ शाबाश नाउ टॉकिंग अबाउट द एथिकल गाइडेंस नाउ व्हाट आर द फाउंडर वैल्यू जिसने उसको बनाया जिसने बिजनेस को बनाया उनके वैल्यूज उसके रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोफेशनल कोड नाउ व्हाट इज प्रोफेशनल कोड कोड ऑफ कंडक्ट प्रोफेशनल्स के खुद के अपने अपने कोड्स होते हैं ठीक है एथिक्स होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं सर्टन रियूलेस प्लीज टाइप द राइट स्पेलिंग रियूलेस लिखा है एम्प्लॉयर्स कोड नाउ व्हाट इज एम्प्लॉयर्स कोड ओके रूल्स ओके वेरी गुड सो एम्प्लॉयर्स कोड क्या होता है अच्छा जब मैं एक जगह जॉब करता था तो वहां पे ना बहुत सारे कोड्स होते थे ठीक है मतलब मेरा एक दोस्त है ICAI मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस एग्जांपल ऑफ प्रोफेशनल राइट परफेक्ट हाँ ठीक है तो एम्प्लॉयर कोड क्या होता है जहां पर आपको बताते हैं कि वहां पर अगर आपको फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग जॉब सो यू कांट गिव बैड वर्ड्स आप मारामारी नहीं कर सकते इफ यू आर वर्किंग इन BPO सो यू कांट टेक योर फोन ओवर देयर बिकॉज देयर आर क्लाइंट्स का इंफॉर्मेशन चोरी हो गया तो कुछ हो गया तो सो देयर आर एम्प्लॉय कोड ठीक है इन्वेस्टमेंट टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट भाई सब्सटैंशियल रिक्वायरमेंट कहां पर लगता है बिजनेस करना है आपको जेठालाल गड़ा बनना है तो पूरा का पूरा क्या लगता है आपको पैसा लगता है प्रोफेशनल में कौन आता है आत्माराम तुकाराम बेड़े है ना टीचिंग सर्विस देता है ठीक है सम रिक्वायरमेंट्स एग्जांपल ऑफिस चेंबर क्लिनिक अगर क्लिनिक इफ यू आर डॉक्टर इफ यू आर गिविंग डॉक्टर का फिर ऑफिस इफ यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट भगवान करे आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ नो टैटू नो जॉब हाँ बहुत सारी जगह टैटू वैटू बनाना मत अभी से वहां पे नहीं चलता है बहुत सारे फर्म्स में नहीं चलता है बड़े बड़े कंपनीज में नहीं चलता है जैसे गले वाले पे टैटू वैटू बना के जा रहे हो गर्लफ्रेंड के नाम लिखा रहे हो ये सब मत करना ठीक है नेक्स्ट सर्टेनिटी ऑफ इनकम अच्छा व्हाट इज सर्टेनिटी ऑफ इनकम कहां आपको पैसा आने की
तादाद ज्यादा है, मतलब इफ यू आर डूइंग बिजनेस तो आपको अ ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट, ओ हो वेरी गुड, हु इज दिस? सुमित जी एक नंबर। उन्होंने बोला अ ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट, मैंने बोला ना जेठालाल इज फॉर बिजनेस, भिड़े इज फॉर प्रोफेशनल एंड अय्यर साहब इज फॉर, बस अभी कोई बबीता जी मत लिखना, बस हो गया अभी इधर तक, ठीक है, क्लियर है क्या? अच्छा, सर्टिनिटी ऑफ इनकम। नाउ व्हाट इज सर्टिनिटी ऑफ इनकम? तारक मेहता आल्सो एम्प्लॉयमेंट। अरे हाँ भाई, हाँ, डन। हाथी जी, अरे हाथी जी बोल रहा हूँ क्या, हंसराज हाथी इज फॉर प्रोफेशनल, ठीक है, हाथी जी, शाबाश। अच्छा सुनो, सर्टिनिटी ऑफ इनकम। सर्टिनिटी ऑफ इनकम मतलब आप बिजनेस कर रहे हो, आपको कितना इनकम आएगा। क्या लगता है बिजनेस में ज्यादा इनकम आता है? नहीं भी आ सकता है। आपका इनिशियल स्टेज है, इफ यू आर ऑन इनिशियल स्टेज ऑफ बिजनेस, सो स्टार्टअप्स में इतना प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है, कंपेयर टू प्रोफेशनल्स में थोड़ा बहुत मिल जाता है अगर आपको क्लाइंट वाइंट मिले तो, ठीक है। फॉर नॉन क्वाइट अ बिट, ठीक है, बस टाइम पास, बस अभी क्वाइट अ बिट। सो व्हाट इज क्वाइट अ बिट? प्रोफेशनल में थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है। सबसे ज्यादा पैसा किसमें मिलता है? एम्प्लॉयमेंट में। योर सैलरी इज फिक्स्ड, योर सैलरी इज बिन रिटन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा खत्म भाई, तुम काम करो ना करो फर्क नहीं पड़ता है, यू विल गेट योर सैलरी ऑन 30 ऑफ एंड ऑफ द मंथ। क्लियर है क्या? ठीक है। अब स्टेबिलिटी और टेन्योर, ऑब्वियस सी बात है, स्टेबिलिटी और टेन्योर बिजनेस का बहुत ही ज्यादा कम रहता है या अनसर्टन रहता है। यू मे नॉट नो कब आपका बिजनेस चालू हो जाए और कब आपका बिजनेस बंद हो जाए। बट टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल देयर इज क्वाइट अ बिट, रिपीट कर दीजिए, ओके, क्वाइट अ बिट मतलब थोड़ा बहुत। अच्छा, टॉकिंग अबाउट सर्टेनिटी ऑफ इनकम, इनकम मतलब क्या कि कहां से आपको पैसा आ रहा है, ठीक है। इफ यू आर डूइंग बिजनेस एंड यू आर ऑन योर इनिशियल स्टेजेस, तो शायद आपको कम पैसा मिले, पैसा ना भी मिले, ब्रेक इवन भी नहीं जा रहा है, लॉस ही लॉस जा रहा है, जेब से पैसा निकालना पड़ रहा है। प्रोफेशनल में कम होता है बिकॉज यू गेट क्लाइंट्स। क्लियर है क्या? और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में सैलरी तो लिखा हुआ ही है कि इफ यू वर्क फॉर 30 days यू विल गेट 30,000 40,000 सैलरी। सर टेन्योर मींस टाइम, जैसे टेन्योर होता है ना, योर टेन्योर इज फॉर 4 years 5 years इन द जॉब, तो आपका उतना टेन्योर है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। नाउ टॉकिंग अबाउट द बिजनेस टेन्योर, जरूरी थोड़ी आपने बिजनेस सोचा है अब मैं वड़ा पाव का बिजनेस करूंगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट माई टेन्योर, मे बी आई वाइंड अप इन 2-3 months, मे बी आई वाइंड अप इन 1 year। बट टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल पार्ट, उनका टेन्योर अच्छा खासा रहता है। अभी तुम लोग अगर सीए बने, मतलब जो बन जाओगे, अभी तुम लोगों ने फॉर्म चालू किया, कैसे लगेगा सुबह उठ के रात को बंद कर रहे हो, तुम लोग का एक स्पेसिफिक टेन्योर रहता है ना कि भाई 2 साल में फॉर्म करूंगा, फिर किसी कंपनी में मिला तो ठीक है, तो उसका एक थोड़ा ज्यादा टेन्योर होता है और एम्प्लॉयमेंट का टेन्योर होता ही है। ओके, यू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट ओवर देयर कि भाई 3 साल तो करना ही है, छोड़ दिया लफड़ा। सो देयर इज अ टेन्योर, मोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल डिटरमाइंड पीरियोडिक इनकम इनटू एम्प्लॉयमेंट। तो आपको पूछा कि किसका टेन्योर ज्यादा है, किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, सो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वहां पर आप जॉब करो, कॉन्ट्रैक्ट बना दिया 2 साल का, तो रहना ही रहना है। क्लियर है? नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट सक्सेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेशन? सक्सेशन मींस ट्रांसफरिंग योर पोजीशन टू योर चाइल्ड और मे बी योर नेक्स्ट पर्सन। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पिताजी, अगर उनका बिजनेस है कपड़ों का, तो उनके बाद मैं ही हूं, अगर जायदाद मेरे नाम करे तो, है ना, और अगर मैं भाग के शादी ना करूं तो, ठीक है। तो जब तक, अच्छा, टेन्योर और सक्सेशन मतलब मेरे जाने के मेरे उनके जाने के बाद मेरी तो शादी भी नहीं हुई यार अभी तक, ठीक है, पहले शादी करेंगे फिर जाएंगे, ठीक है। तो टेन्योर, सक्सेशन पीरियड, ओके, पॉसिबल है ऑब्वियसली इन बिजनेस, ओके। आपके पिताजी जिसको फादर का बिजनेस है, कोई नहीं, हो जाएगी, अरे बस हमारे लिए लड़की ढूंढ लो, बस सुंदर सुशील, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। सुनो, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एंड सक्सेशन, ओके। अभी हमारे घर वाले बोलते हैं कि बेटा अगर आपसे कुछ ना हो पाए तो आ जाना, धंधे पे बैठ जाना, इफ यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ देयर इज द फैमिली बिजनेस, यू कैन ज्वाइन द फैमिली बिजनेस। तो हमारे पिताजी ये डायलॉग सबको बोला करते हैं, आपके पीछे लड़कियां भागती होगी, अरे भाई यार बस अरे बस करो यार, ठीक है। सुनो यार, यहाँ पे तो क्या बोला है, पॉसिबिलिटी है बिजनेस में कि उनके बाद मैं वहां पर बैठूं, नॉट पॉसिबल इन प्रोफेशनल। क्यों? अगर मेरे पिताजी सीए है और मैं अगर पहले अटेम्प्ट में
फेल हो गया और मैंने सीए छोड़ दिया, सो आई कैन नॉट बी इन टू हिज प्लेस, उनके बाद मैं नहीं रह सकता, ठीक है। इफ आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो ही मैं साइन कर सकता हूँ, हाँ ठीक है, आई कैन मेक ऑडिट, मतलब मैं ऑडिट कर सकता हूँ या बैलेंस शीट बना सकता हूँ, बट आई कैन नॉट साइन। तो प्रोफेशनल ऐसा नहीं होता, आप डॉक्टर हो, सॉरी आपके फादर डॉक्टर है, उसके जगह आपको डॉक्टर नहीं बना सकते, ठीक है। कैसा लगेगा एक दिन पापा छुट्टी पे, पापा मालदीव्स गए, आप जाके काट वाट के आ रहे हो किसी को, ऐसा नहीं होता ना, यू नीड अ प्रॉपर डिग्री, तो आपका सक्सेशन वहां पर नहीं होगा। एंड टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट, वहां पर भी नहीं होगा, क्योंकि भाई आपको नौकरी पे रखा है, आपके जगह किसी और को नौकरी पे नहीं रख सकते, उसके जगह रखना इज डिफरेंट थिंग, बट आपका बेटा हो तो नहीं हो सकता। क्लियर है क्या? हाँ, अगर आपका ये चल रहा है तो हो सकता है, क्या बोल सकते हो उसको, नेपोटिज्म इन बिजनेस टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, राइट, ट्रू। मेरा नेपोटिज्म नहीं समझ रहा आपको, नेपोटिज्म। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? प्लीज से ओके इन चैट। कैन यू प्लीज गिव मी वाटर? अरे बोलो हाँ समझा क्या? यस सर, ओके सर, ओके सर, ओके 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 ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अरे हाँ जी हाँ जी, ओके। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेसेस, बिजनेसेस के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, तीनों का ये समझा ना, डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो ये बॉटल भी मेरी तरह बंद ही नहीं हो रही, आप पढ़ाओ और समझ ना आए, ऐसा हो सकता है, हाँ हो सकता है भाई, कुछ कुछ को नहीं समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है भाई कुछ कुछ को, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, विच इज डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। बिजनेस में समझेंगे जॉब क्रिएटर एंड नॉट जॉब सीकर। भाई वो जॉब क्रिएट करते हैं, ना ही खुद जॉब करते हैं। वो होता है ना कि हम किसी के हाथ के नीचे काम नहीं करेंगे, ऑब्वियसली। अच्छा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस क्या, तो एम्प्लॉयमेंट को मिक्सअप मत कर देना। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस आर, फर्स्ट दे आर जॉब क्रिएटर एंड नॉट जॉब सीकर। भाई उनको जॉब करना नहीं, जॉब पे लोगों को रखना है। इज दिस क्लियर और नॉट? ठीक है, ओके। नेक्स्ट, प्रोवाइड मोमेंटम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑब्वियसली वंस यू स्टार्ट डूइंग योर बिजनेस, तो उससे हमारा देश भी ग्रो होता है, जीडीपी ग्रो होता है और अच्छा खासा फायदा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हो, सो दैट मे बी गो इन इंटरनेशनल मार्केट ऑल्सो। जैसे अपना इंडिया किस चीज के लिए फेमस है? बिजनेस मेक्स एम्प्लॉयमेंट, राइट? ऑब्वियसली बिजनेस मेक्स एम्प्लॉयमेंट। हाँ, स्मगलिंग। भाई इंडिया किस चीज के लिए फेमस है? पूछा, स्मगलिंग कहां से आया भाई? मैंगोस, स्पाइसेस, मैंगोस, आम अपने इधर से ही जाते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं। सो स्पाइसेस, एग्रीकल्चर, राइट? तो हम क्या बोलते हैं, जितना ज्यादा अच्छा बिजनेस ग्रो करेगा उतना ही क्या बोलते हैं, जीडीपी को अफेक्ट गिरेगा, इकोनॉमिक पे अफेक्ट गिरेगा एंड ग्रोथ ज्यादा होगी। क्लियर है क्या? और अभी बिजनेस को इनिशिएटिव करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स ला रहे हैं मार्केट में, स्टार्टअप्स आ रहा है कि भाई आप बिजनेस करो। भाई अगर सब लोग ही जॉब पे करने आ गए तो फिर जॉब ही नहीं होगा, बिजनेस कौन करेगा? और बिजनेस नहीं करेगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, और आज इसलिए हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट की कमी है। सो देयरफॉर ऑल आर इनिशिएटिंग, अभी गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रहा है, शार्क टैंक इंडिया, टैंक शार्क, टैंक शार्क। क्या हो रहा है भाई सुबह सुबह? क्या शार्क टैंक पे नहीं थे? कहां थे हम? एंटरप्रेन्योरशिप पे थे। तो इसलिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रहा है फॉर स्टार्टअप इंडिया। इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव? इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव का मतलब होता है व्हेन एवर यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, यू नीड टू इन्वेस्ट इन दैट बिजनेस फॉर प्लांट एंड मशीनरीज, उसके बाद अकोमोडेशन, सेटिंग अप, हर चीज के लिए पैसा तो लगता है। हाँ, जॉब थोड़ी है कि मुंह उठा के चले गए मस्त शॉर्ट वट इन करके, यू हैव टू इन्वेस्ट समथिंग। क्लियर है ये चीज? ठीक है, डिपेंड करता है, स्मॉल हो, लार्ज हो, कितना है, मीडियम है, सो दैट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। अगर आपका बिजनेस छोटा है, फॉर एग्जाम्पल यू आर सेलिंग चाइनीज भेल, वड़ा पाव, सो उतना कम इन्वेस्टमेंट लगेगा। बट आपका बड़ा स्वीट्स का दुकान है या कपड़ों का दुकान है, या इफ यू आर द ओनर ऑफ डीमार्ट वगैरह, तो बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा। क्लियर है क्या? ठीक है। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी क्या होता है? अनसर्टन, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना? अनसर्टन है लाइफ, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी छोड़ के जा सकती है।
मतलब बिजनेस में कोई भी एम्प्लॉयमेंट छोड़ के जा सकता है. सो लाइफ इज अनसर्टन, फिक्स ना होना, वेटिंग पीरियड मतलब भाई अनसर्टन, राइट. नो वारंटी नो गारंटी. क्लियर है क्या? तो लाइफ इज अनसर्टन, ठीक है. सो सेम बिजनेस भी क्या है? अनसर्टन है. उसका कोई भी वारंटी और गारंटी नहीं है. सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड, एफिशिएंसी ओरिएंटेड एक्टिविटी. ऑर्गेनाइज्ड वे में काम होता है. हमेशा बिजनेस ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है. ऐसा नहीं कि खुद का बिजनेस है तो कुछ भी करो. प्रॉपर आप रॉ मटेरियल मंगाओगे, फिर उसको भेजोगे, प्रोसेस करोगे, फिर उसको सेल करोगे. जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी. हाँ, वो आईटीसी है. जिंदगी के साथ सिगरेट बनाती है और जिंदगी के बाद पॉलिसी देती है. क्लियर है क्या? समझ रहा है क्या आपको? तो a business should be organized in a systematic manner to work properly. क्लियर छे? ठीक है. अब ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पे आ जाते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर चैप्टर, प्लीज मार्क इट. ठीक है, मार्क करो. फॉर्म्स ऑफ बिजनेस 4 या 5 फॉर्म्स है, पढ़ना है, शांति से सुनना मैं क्या क्या बोल रहा हूं, हर चीज है. ओके. बिजनेस ओनरशिप इज अ बंडल ऑफ राइट्स. तो ओनरशिप पे राइट्स आते हैं. मानते हो आप ओनरशिप को राइट्स होते हैं कि वो कुछ भी कर सकता है, राइट है. खुद का बिजनेस है, सो यू कैन डू एनी ऑफ द पार्ट. तो ओनरशिप इज अ बंडल ऑफ राइट्स. उसके पास क्या क्या राइट्स हो सकते हैं? अगर भाई मैंने मेरा पैसा डाला हुआ है तो मेरे पास राइट है कि मैं मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करूं, हर चीजें चेक करो. ठीक है. अब नाउ देयर इज डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटर एंड कंपनी. सो इन सोल प्रोप्राइटर यू आर द ओनर एंड यू आर ओनली मैनेजिंग द बिजनेस. बट इन कंपनी शेयर होल्डर आर डिफरेंट एंड डायरेक्टर्स आर डिफरेंट. क्लियर है क्या? बिजनेस में बी ओन्ड सिंगली और जॉइंटली. सिंगली भी ओन कर सकते हैं, जॉइंटली भी ओन कर सकते हैं. द एग्जांपल ऑफ सिंगल इज प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप. शिप. क्लियर है क्या? अच्छा, ये सब आगे जो चीजें हैं वो पढ़ेंगे. ओके. द फर्स्ट थिंग विच इज सोल प्रोप्राइटरशिप. अच्छा, अब एक इंसान चाहे कि वो कुछ अकेले करना चाहे तो वो अकेले कर सकता है. अरे अकेले कर सकता है मतलब जॉब कर सकता है यार. अरे जॉब बोल रहा हूं, बिजनेस कर सकता है. ठीक है. अगर वो ऐसा है कि उसको बहुत धोखे मिले हो और उसको अकेला बिजनेस करना हो तो वो कर सकता है. ठीक है. तो हमारे इंडिया में सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत ज्यादा चलता है. क्यों? क्योंकि लोगों को भरोसा ही नहीं है ना. ए ओपीसी अलग हो गया बेटा, सोल प्रोप्राइटर अलग हो गया. जो ओपीसी लिख रहा है दैट इज डिफरेंट थिंग. नो ट्रस्ट. यस, आप लोगों को भी ट्रस्ट इश्यू होगा. वाह बेटा वाह, उसको लाना है तो आ जाओ, आ जाओ बैठ. सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब सिंगल ओनर, वही ओनर और वही बिजनेस कर रहा है. क्लियर है क्या? ठीक है. द इजीएस्ट एंड अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस इज सोल प्रोप्राइटरशिप. भाई जितने जल्दी शुरू होता है उतने ही जल्दी बंद हो जाता है. क्लियर है क्या? एकदम शुरू होते ही खत्म. सो सोल प्रोप्राइटरशिप में एक चीज समझना है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती नहीं है. एज ही इज द सिंगल ओनर, ही शेयर्स हिज ओन प्रॉफिट, और लॉस भी उसी का और प्रॉफिट भी उसी का. और नेक्स्ट थिंग, सोल प्रोप्राइटरशिप को कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ता है. तो उससे क्या होता है? कंप्लायंसेस वगैरह नहीं करने होते हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप ग्रोसरी शॉप, हाँ ग्रोसरी शॉप, हाँ वो एग्जांपल्स है. राइट. ठीक है. दे आर नोन एज इकोनॉमिक हीरो. ठीक है. क्योंकि वो लोग छोटे छोटे चीजें जो वो लोग करते हैं. जैसे अभी एग्जांपल में उन्होंने बोला ग्रोसरी शॉप. सर मोहित गुप्ता माइक इज ऑन, आस्क हिम टू म्यूट. मोहित गुप्ता कौन है? मोहित गुप्ता भाई माइक आपका म्यूट कर दीजिए, आवाज आ रही है. कृपया मोहित गुप्ता जी आपका माइक जो है उसे म्यूट कर दिया जाए. सुनो रे. अच्छा, ये सोल प्रोप्राइटरशिप स्मॉल स्केल पे चलता है. कभी भी एक चीज याद रखना, ऑब्वियसली सोल प्रोप्राइटरशिप. ओके, नो नॉट एन इशू.
यार एक तो नाम भी नहीं दिख रहा, अरे कोई बात नहीं, म्यूट रखो, ठीक है। स्मॉल स्केल पे होता है सोल प्रोप्राइटरशिप हमेशा, ठीक है। माइक्रो इस सब चीजों पे सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, ठीक है। अब इसके पढ़ेंगे हम कुछ फीचर्स। अच्छा, फीचर्स के सामने उन्होंने मेरिट्स या डिमेरिट्स लिखा हुआ है, एक एक फीचर आराम से समझेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑटोनॉमी ऑफ बीइंग वन ओन बॉस। बॉस को फ्रीडम है कि नहीं? बॉस कुछ भी कर सकता है, बॉस को कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, ठीक है। देखो अपने को कभी कभी सिंगल रहना पसंद है बिजनेस में, कि जहां अपने पे कोई रोक टोक ना हो, किसी के अंडर हम काम ना करें। सो सम पीपल लव हियर टू बी सिंगल, टू स्टार्ट अ बिजनेस सिंगली, सो दे आर नोन एज सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। ऑटोनॉमी ऑफ बीइंग ओन बॉस, तो आपको फ्रीडम पूरा मिलता है ऑफ डूइंग एनीथिंग, ठीक है। सो इट इज अ मेरिट, ठीक है। नेक्स्ट, सोल प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल, सो इट इज अ लिमिटेशन। मेरे को एक बात बताओ, आपका एक लिमिट आ जाता है, देयर इज अ लिमिट इन योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कितना पैसा डालोगे भाई, कितना पैसा आपके पास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर वड़ा पाव वाला, अच्छा इफ यू आर मिठाई वाला, ठीक है। सो आपका 2 दुकान है, आपके पास पैसा है, बट यू वांट टू स्टार्ट योर मिठाई इन ईच एंड एवरी स्टेट, तो कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा? सो सोल प्रोप्राइटरशिप कैन नॉट वर्क, सो वहां पर आपको इधर यू गो बाय पार्टनरशिप और यू स्टार्ट योर ओन कंपनी। और फिर भी इफ यू आर फीलिंग कि नहीं मुझे अकेला ही रहना है जिंदगी भर, सो यू कैन स्टार्ट योर ओपीसी, क्योंकि आपको कंपनी तो बनाना पड़ेगा ना, सो यू कैन बी अ ओपीसी। क्लियर है क्या ये चीज? नेक्स्ट इज विजिबिलिटी ऑफ, जो ओनर है वही सर्विस प्रोवाइड करता है और वही 24 घंटा रहता है। टॉकिंग अबाउट वड़ा पाव वाला, ही इज द ओनर, ही मेक्स वड़ा पाव, ही सेल्स वड़ा पाव, ही टेक्स वड़ा पाव का जो प्रॉफिट एंड उसी का लॉस, उसी का ये, तो हर चीज वही मैनेज करता है। सो दिस इज अ मेरिट। सोल बेरर ऑफ रिस्क, ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर आप खुद ही इतना रिस्क लोगे। अच्छा, लायबिलिटी ऑफ द सोल प्रोप्राइटर इज अनलिमिटेड, ठीक है। आपका घर चला जाएगा उसमें, है ना, जूता छोड़ो घर जाएगा, तो द लायबिलिटी इज अनलिमिटेड फॉर द सोल प्रोप्राइटरशिप। क्लियर है? नेक्स्ट, अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो अभी हमने बात किया, सो दैट इज अ लिमिटेशन, राइट। भाई लोग कंपनी एलएलपी क्यों बनाते? सो दे कैन, सो द लायबिलिटी कैन गेट लिमिटेड, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आपका जितना शेयर है आप उतने लॉस में हो, वरना अनलिमिटेड हुआ ना, घर के बर्तन वर्तन लेके जाते किलो के भाव पे, हाँ, और ऐसा होता है, ठीक है। अब गोइंग कंसर्न क्या होता है, मुझे एक बात बताओ, वो मर भी जाएगा तो चलते रहेगा। बेस्ट एग्जांपल कंपनी इज गोइंग कंसर्न, पीपल में कम पीपल में गो, कंपनी लिव्स फॉरएवर, जब तक वो लिक्विडेशन में ना जाए, जब तक वो खुद से बंद ना हो। सोल प्रोप्राइटर में ऐसा नहीं है, वड़ा पाव बनाते बनाते मर गया, क्या करोगे? बंद हो गया सब, ठीक है। तो इसका क्या है, ये एक लिमिटेशन है, ऑनगोइंग कंसर्न इसका, ठीक है। नेक्स्ट, सक्सेशन ऑफ ओनरशिप, भाई सक्सेशन कैसा मिलता है? बाय विल, विल मतलब वसीहत, जो आप में से कुछ लोगों को मिलेगा अगर नाम पे किया हो तो, ठीक है। आप लोगों के नाम पे वसीयत किया है क्या जायदाद नाम पे? नहीं किया अभी तक, नहीं किया। सीए बनने के बाद फोरकास्टिंग ऑफ बिजनेस कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, राइट। सक्सेशन मतलब ओनरशिप। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक वड़ा पाव वाला है या एक किराने की दुकान वाला है, ठीक, ही इज अ सोल प्रोप्राइटर, ग्रोसरी वगैरह बेच रहा है। सक्सेशन कैसे ट्रांसफर होगा? बाय विल, मतलब फॉर एग्जांपल मेरी दुकान मेरे बेटे को मिलेगा मेरे मरने के बाद, और वो चलाएगा, या फिर उसकी इच्छा, सो दैट इज अ सक्सेशन। हाँ, अगर वो चाहे तो ही कैन कंटिन्यू द बिजनेस। इज दिस क्लियर? सोल प्रोप्राइटर क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं पारिवारिक माहौल में, विच इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अच्छा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के 4-5 पॉइंट याद से ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हिंदू लोगों को ही लगता है। क्लियर है क्या ये चीज? सबसे पहले ये चीज क्लियर है क्या? उसके अंदर बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख भी आते हैं। सो अगर आपको पूछा कि HUF किसको लगता है, तो हिंदूज एंड इंक्लूडिंग बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख फैमिली। क्लियर है?
नेक्स्ट थिंग, HUF में दो इंसान होते हैं, दो इंसान मतलब दो लोग, पहला हु इज कर्ता जो सब काम करता, दूसरा जो कुछ नहीं करता हु इज कोपासनस। तो कर्ता जो सब करता तो वो घर का मेन, और जो कुछ नहीं करता वो कोपासनस। क्लियर है क्या? ये चीज याद रखना है, कर्ता इज द हेड, कोपासनस आर द रिमेनिंग पीपल। नेक्स्ट थिंग, इसमें आपका एडमिशन और डिलीशन, डिलीशन वर्ड नहीं है मतलब मैं बता रहा हूं, एडमिशन इज बाय बर्थ एंड डिलीशन इज बाय डेथ। क्लियर है क्या? आप मरे तो जायदाद और सबसे आपको निकाला जाता है। दूसरी चीज, कर्ता कोपासनस, क्लियर ये चीज वर्क ओनली टिल थर्ड जनरेशन। मेरे पिताजी के पिताजी, वहां वो मेरे पिताजी और मैं, बस इतना ही चलता है HUF। मेरे बेटे को उसके अंदर हिस्सा नहीं मिलता है, ये चीज क्लियर करो अभी ही। सो HUF सिर्फ 3 पुष्टों या जो भी बोलते हो तुम लोग, वहां तक चलता है। मैं, मेरे पिताजी, उनके पिताजी, बस मेरा बेटा नहीं। फिर बाद में अगर उनकी डेथ हो गई या वो जनरेशन खत्म हो गया, फिर मेरे पिताजी, मैं और मेरा बेटा। क्लियर है? अच्छा, कर्ता हमेशा घर का सबसे उच्च ये सदस्य होता है। कर्ता इज द हेड ऑफ द फैमिली मेंबर। आफ्टर द डेथ ऑफ कर्ता, द नेक्स्ट हेड ऑफ द फैमिली मेंबर बिकम्स द कर्ता, और वो सारे काम करता। क्लियर है क्या? ओनली 3 जनरेशंस, यस ओनली 3 जनरेशंस। तो ऐसा याद रखना, आप, आपके पिताजी और उनके पिताजी। शुड द कर्ता बी ओनली मेल, शुड द कर्ता बी अ मेल ओनली? नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं होता। पहले ऐसा था कि वुमेन्स के लिए रेस्ट्रिक्शन था HUF में, बट आफ्टर 2005 या 15 वो चेंज कर दिया गया, और अभी वुमेन्स को भी उतना ही इक्वल राइट मिलता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लियर है क्या? HUF जो फैमिली बिजनेस होता है उसी में मिलता है। अच्छा, एक जो इस कंसेप्ट के बाहर की चीज है बट आपको जाननी जरूरी है, तो वो ये है कि इफ अगर आप कोई और खानदान में शादी करते हो तो आपको HUF से निकाला जाता है। ये बात याद रखना, रेलेवेंट नहीं है बट आगे इन फ्यूचर काम आएगा। अगर आप मेरी तरफ भाग कर कहीं शादी करते हो तो आपको आपके HUF से निकाला जाता है। सर इसमें मैरिज होना इंपॉर्टेंट होता है? हाँ ऑब्वियसली। अगर फॉर एग्जांपल मैं हूं, मेरा HUF चल रहा है, मेरी वाइफ आई, शी विल बी ऑल्सो द मेंबर बट हिंदू। क्लियर है क्या? वरना इफ शी इज ऑफ अदर कास्ट तो मुझे भी निकाल दिया जाएगा फ्रॉम HUF। चलेगा ना? लिखा हुआ है ना? नहीं, क्रिश्चियनिटी बहुत सारे आए दिए उन्होंने, तो हम क्या कंसिडर करेंगे? कैन शी बिकम करता? हाँ ऑब्वियसली सर। 3 आफ्टर व्हाट? आफ्टर 3 जनरेशन। हाँ वही तो बोला, उसके नीचे उनको नहीं मिलेगा तो वो HUF में नहीं आएगा। भाई घर से नहीं निकाल देंगे उनको, खाना वाना सब मिलेगा 2 टाइम का अच्छे से, ठीक है? घर वर से नहीं निकालते, बस वो उसके अंदर नहीं आते, वो फैमिली बिजनेस के अंदर उनका हिस्सा नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं, मेरे पापा और उनके दादाजी, हम लोग का एक फैमिली बिजनेस है HUF, उसके अंदर हमारे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, जो नहीं है भाई, तो ऐसा गलत मत मानना। तो करोड़ों की प्रॉपर्टी, तो मेरे पिताजी, उनके पिताजी और मैं, बस हम तक ही वो सीमित होगा, उसके बाद नहीं होगा। जब उनकी डेथ होगी उसके बाद उनको भी हक लगेगा, वो भी मेंबर बनेंगे। क्लियर है क्या? अच्छा ठीक है, फटाफट। अच्छा हाँ, HUF हमेशा टैक्स बेनिफिट के लिए बनाया जाता है एंड HUF enjoys a separate entity under the income tax। उसका एक अलग से हेड आता है। HUF cannot earn income from salary। घर पे जाकर सैलरी नहीं मांगने का, जो बिजनेस है उसी में से आपको हिस्सेदारी मिलती है। क्लियर है? वेरी गुड। अब अगर आपको हिस्सेदारी चाहिए तो बहुत सारे बच्चे होने चाहिए, तो आप मतलब अरे यार हेल्दी रिलेशन हेल्दी रिलेशन के लिए बोल रहा हूं। अरे क्लियर है क्या? ये मार्क करो, देखो, these 3 successive generation of an undivided family are known as HUF। HUF खत्म आफ्टर 3 जनरेशन। अरे भाई खत्म नहीं होता, HUF सालों साल चलता है। बस हमारे दादाजी अगर उनकी इन केस डेथ हो जाती है तो आगे वाले चीजों को मिलता है। क्लियर है क्या? Thirdly, for the purpose of understanding the HUF features, आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में जाना पड़ेगा। आओ फटाफट से मेरिट सुनते हैं बिना किसी टाइम पास के। क्लियर है क्या?
जनरेशन वाइज चलता है एकदम। फॉर्म ऑफ बर्थ इन अ हिंदू, अच्छा इट इज अ मेरिट क्योंकि आपका नेचुरल बर्थ होता है, क्योंकि जो भी, अरे मतलब यार नेचुरल बर्थ मतलब आप हिंदू में आ रहे हो या कोई और कास्ट में आ रहे हो। क्या बच्चे यहाँ पे मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ, ठीक है। फैमिली पूल ऑफ रिसोर्सेज, नाउ व्हाट इज फैमिली पूल ऑफ रिसोर्सेज? फैमिली के अंदर ही चलता है, बहुत सारे लोग एक्सपांड वगैरह भी सब उसी के अंदर होता है। सोशल कैपिटल थ्रू फैमिली इन्वॉल्वमेंट, नाउ व्हाट इज सोशल कैपिटल? सब कंट्रीब्यूट करते हैं थोड़ा 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 थोड़ा, ठीक है, सो दैट इज सोशल, ये ठीक है। फैमिली मेंबर आर द ऑटोमेटिक कोनर कॉल्ड कोपार्टनर बाय बर्थ। आप खुश नसीब बनाना कि आपका राइट सर लाइव फेस टू फेस क्लासेस किधर है? किधर है लाइव फेस टू फेस क्लासेस? हम आपको बताएंगे किधर है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग इज क्विक, व्हाई डिसीजन मेकिंग इज क्विक? ऑब्वियसली भाई करता है, जो सारा काम करता है तो वो करता ही डिसीजन लेता है। सो द करता टेक ऑल द डिसीजंस, सो देयरफॉर इट इज इजी एंड क्विक फॉर मेकिंग द डिसीजन। तो ये आपका मेरिट, हाँ पूछ के क्या करेगा, एकदम मेरी तरह होता है, पूछना सबका, करना खुद का, बिना किसी टेंशन के। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता एंड दैट इज ऑब्वियस, सो द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड एंड दिस इज द लिमिटेशन ऑफ HUF, so the liability is unlimited. Is this clear? Now talking about the fate as and going concern, obviously it is limited भाई। अगर तुम सब सहपरिवार मिलकर एक फ्लाइट में उड़ान भर के मालदीव जा रहे हो एंड वहीं पे बॉम्ब फूटा और आप सब मर गए, सो द HUF खत्म, क्लियर है। सो इट इज द लिमिटेशन एंड सेकेंड पार्ट, इट इज ओनली टिल द थर्ड जनरेशन। सो थर्ड जनरेशन के अंदर उसके बाद आपको जो है वो नहीं मिलता है, क्लियर है क्या? और सक्सेशन ऑफ ओनरशिप तो भाई वसीयत की बात की है बाय विल एंड, ये तो ऑब्वियसली जो आपका वसीयत आपके नाम पे होता है तो आपको मिलता है, क्लियर है क्या? अदर्स लायबिलिटी क्यों भाई, करता ही है ना ओनर, तो लायबिलिटी क्या करेंगे? सुनो जाएगा तो घर जाएगा, क्लियर है क्या? बिकॉज इट इज अनलिमिटेड। लेट्स टॉक अबाउट द पार्टनरशिप, क्लियर है क्या? चलो पार्टनरशिप पे आते हैं। अब आप अकेले करते, मतलब अकेले बिजनेस करते करते थक गए, फिर आपको जरूरत होती है एक पार्टनर की। नाउ देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप आगे पढ़ेंगे एकदम धीरे धीरे, ठीक है। तो अब आप अकेले अकेले वड़ा पाव बेचते बेचते थक गए, फिर आपने शुरू किया पार्टनरशिप एंड यू स्टार्ट द पार्टनरशिप एंड यू एक्सपांड योर बिजनेस। मेरिट क्या है आपका, जो है वो क्या बोलते हैं, रिस्क है, रिस्क, और जो लॉस है वो बढ़ जाता है। तो एक से भले दो, दो से भले तीन, और तीन से भले चार, एंड मोर, यस टू और मोर, राइट, टू और मोर, ओके। पार्टनर इंप्लाइज अ कॉन्ट्रैक्चुअल को ओनरशिप, इज दिस क्लियर? एक को ओनरशिप होता है, राइट, और उसके अंदर कैसा होता है, एक तुम्हारा एक तुम्हारा क्या बोल सकते हो उसको, क्या बोल रहा मैं, एक सेकंड, मैं बस पानी पी लो यार, बस एक सेकंड, तुम लोग फटाफट पानी पी लो और फिर हम लोग शुरू करेंगे पार्टनरशिप के साथ। वाटर ब्रेक, जल्दी 10-15 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम दौड़ेंगे सीधा आगे। तो आते हैं हमारे पार्टनरशिप पे। अच्छा सुनो, पार्टनरशिप के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है इन महाराष्ट्र, ठीक है। सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है, दो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट बनता है और एक पार्टनरशिप डीड बनता है, ठीक है। अब इसके अंदर ऐसा भी हो सकता है वन पार्टनर इज लायबल फॉर द अदर, तो अगर फॉर एग्जांपल एक पार्टनर की गलती तो पूरा पार्टनरशिप लायबल। आ जाओ फटाफट से इसके फीचर्स पढ़ेंगे हम लोग। सो द फर्स्ट फीचर इज एग्रीमेंट। देखो एग्रीमेंट बनाना पार्टनरशिप में बहुत ही जरूरी है, क्यों? क्योंकि आज हमको पता है कि ऑन पेपर जो चीज का प्रूफ है दैट इज बेस्ट। सो इफ यू मेक एन एग्रीमेंट तो वो आपके लिए बेटर होता है, जहां पर आप आपकी चीजें लिख सकते हो, जैसे कि प्रॉफिट क्या होगा, लॉस क्या होगा, कैसे क्या होगा, सब। सो दैट इज अ मेरिट।
राइट, 2 और मोर पर्सन, दिस इज ऑल्सो मैरिड। कैसे मैरिड टू 2 और मोर पर्सन? ऑब्वियसली पार्टनरशिप अकेला नहीं कर सकता है ना, पार्टनरशिप ख्यालों में अकेला कर सकते हो, बट इन रियल लाइफ 2 या 2 से लोग ज्यादा चाहिए। बोलो हाँ, वेरी गुड, सो दैट इज मैरिड। अच्छा, लिमिटेशन क्यों बोला है उसको? बिकॉज देयर इज अ मैक्सिमम नंबर एंड दैट इज 100। ठीक है, तो 100 से ज्यादा लोग आप पार्टनरशिप में इन्वॉल्व नहीं कर सकते हो। सो द अनदर ऑप्शन फॉर यू रादर देन पार्टनरशिप इज LLP और कंपनी। ठीक है, तो अगर आप पार्टनरशिप में हो और आपके यहां पे 100 से ज्यादा लोग हैं, सो इधर यू कैन गो इन LLP और यू कैन गो इन कंपनी। इज दिस क्लियर? नाउ प्रॉफिट शेयरिंग, ऑब्वियस सी बात है भाई, प्रॉफिट तो बांटते ही है, प्रॉफिट मेन मोटिव है, तो दैट इज मेरिट कि अगर आप पार्टनरशिप में हो तो आपको प्रॉफिट मिलता है। मैटर नहीं करता स्लीपिंग पार्टनर हो या एक्टिव पार्टनर हो, प्रॉफिट तो मिलना ही मिलना है। क्लियर है क्या? रिस्क इज डिवाइडेड, यस ट्रू, रिस्क इज डिवाइडेड, परफेक्ट। तो रिस्क डिवाइड होता है भाई, प्रॉफिट भी डिवाइड होता है, सब कुछ डिवाइड होता है। ठीक है, बिजनेस ऑब्जेक्ट क्वाइट वाइड, ऑब्वियस सी बात है, जो बिजनेस ऑब्जेक्ट है वो वाइड होगा, कैनॉट बी फॉर्म एज ए नॉन बिजनेस पर्पस। हावेवर, एक पार्टनरशिप हम क्यों क्रिएट करते हैं? बिजनेस के मोटिव से, राइट, कि हम बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट के मोटिव से हम पार्टनरशिप करते हैं। ठीक है, तो दोनों का एम क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। क्लियर है क्या? म्यूचुअल एजेंसी, आए हाय, आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, सो दैट इज द मेरिट इन पार्टनरशिप। क्लियर है? अगर म्यूचुअल थिंकिंग ही नहीं हुआ दोनों पार्टनर्स का तो क्या फायदा? पार्टनरशिप ही टूट जाएगा। एक बोलता है M, एक बोलता है W, अरे कैसा चलेगा? सो दोनों का माइंड जो है वो सेम होना चाहिए, एग्रीड होने चाहिए हर चीज पे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए। बट यहीं पे उन्होंने बोला है कि लिमिटेशन भी हो सकती है। से फॉर एग्जांपल, जरूरी नहीं है कि जब तुम पार्टनरशिप में आए उसके बाद तुम्हारा मीटिंग माइंड चलता ही रहे, है ना। शुरुआत में हर चीज अच्छी लगती है पार्टनरशिप में, फिर उसके बाद ऐसा हो सकता है कि वो लिमिटेशन में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर है क्या ये चीज? ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, तो बोलो लायबिलिटी किस में? लिमिटेड लायबिलिटी किस में? LLP और कंपनी में। पार्टनरशिप की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। 3 चीजों की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। फर्स्ट इज सोल प्रोप्राइटर, सेकंड इज HUF एंड थर्ड इज, समझा? सोल प्रोप्राइटर में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है इंसान की, जो वो ओनर है। HUF में किसकी है? कर्ता की। और पार्टनरशिप में दोनों पार्टनर्स या जितने भी पार्टनर्स है सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, एंड दिस इज द लिमिटेशन। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी लायबिलिटी ज्यादा हो और एसेट कम तो फिर सीधा आपका घर जाएगा। क्लियर है क्या? अब इसके अंदर भी गोइंग कंसर्न है, सो दैट इज लिमिटेशन। ठीक है, क्या पता अगर पार्टनर्स की डेथ हो जाए और पार्टनरशिप में गोइंग कंसर्न का कुछ लिखा नहीं है, सो ऑब्वियस सी बात है सब पार्टनर्स की डेथ हो जाएगी तो क्या होगा? बिजनेस ठप हो जाएगा, बिजनेस बंद हो जाएगा। तो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो अ लिमिटेशन। और सक्सेशन, सक्सेशन ऑफ ओनरशिप मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफर करना। सो ऑब्वियसली इट इज नॉट इजी टू ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अच्छा, एक चीज समझते हैं एग्जांपल से। 4 पार्टनर है ABCD, ए मर गया, ए के बाद सारी वसीयत उसके बेटे को मिली, जरूरी थोड़ी उसका बेटा पार्टनर बनेगा। अगर डीड में लिखा है तो बनेगा, है ना। जरूरी थोड़ी है कि हाँ भाई ए ने लिखा मतलब वो डीड में नहीं लिखा, सो ही कैन नॉट बी द पार्टनर। हाँ, उसको पैसा मिलेगा अगर डीड में लिखा हो, अगर 4 पार्टनर मिलकर करे, सो दैट इज अ लिमिटेशन। इट इज नॉट दैट इजी टू एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, सो दैट इज द लिमिटेशन ऑफ सक्सेशन ऑफ ओनरशिप। क्या समझा क्या? अब आते हैं हमारे LLP पे। सो LLP इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। क्यों लाया गया? कि जो पार्टनरशिप थी वो अनलिमिटेड लायबिलिटी पे चल रही थी। भाई घर के घर बिकने जा रहे थे, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है? टेंशन मत लो, मैं एक कंसेप्ट लाती हूं विच इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वेयर योर लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज लिमिटेड। अरे बोलो हाँ, द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज लिमिटेड। इज दिस क्लियर? शाबाश। एक चीज ध्यान से समझने का कि इट हैज टू बी मैंडेटरीली इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड अंडर द LLP Act 2009 विच इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2000। समझा क्या? ओके, LLP सेम होता है कंपनी के तरह, ठीक है, उसका खुद का एंटिटी होता है, सक्सेशन होता है सेम एज अ कंपनी। क्लियर है? इसीलिए उसको LLP नाम
दिया गया है। अरे बोलो हाँ। सुनो, दो चीज कंपैरिजन समझेंगे बिटवीन द एलएलपी एंड ट्रेडिशनल पार्टनरशिप। अच्छा, समझने का पार्टनरशिप और एलएलपी में क्या फर्क है? अरे बहुत ही इजी है, आप पढ़ोगे तो आपको समझेगा। लिमिटेड लायबिलिटी कहां पर है? एलएलपी में। ऑब्वियसली नो पर्सनल लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड। क्लियर है क्या? तो क्या बोला है कि लायबिलिटी लिमिटेड होती है एलएलपी में और वहीं पर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक है, तो घर आके बर्तन वर्तन लेके जा सकते हैं आपके। ऑल क्लियर सर? थैंक यू सो मच सर। हेलो सर। इनकॉर्पोरेशन इज मैंडेटरी। हाँ भाई, पार्टनरशिप एलएलपी में इनकॉर्पोरेशन इज मैंडेटरी। इनकॉर्पोरेशन मैंडेटरी होता है, करना मतलब करना ही है। बट पार्टनरशिप इज रजिस्टर्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट एंड रजिस्टर्ड इज नॉट मैंडेटरी। समझा क्या? अच्छा, तो मेरिट कैसे हुआ भाई? रजिस्ट्रेशन देखो मेरे को करना पड़ रहा है, उसको नहीं करना पड़ रहा, तो अच्छी बात है ना, उनको नहीं करना पड़ रहा। सुनो, उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, कहीं कल को के कुछ लफड़ा हुआ तो उसको माना ही नहीं जाएगा पार्टनरशिप। ओरल पार्टनरशिप थोड़ी होता है, रिटर्न भी तो कुछ होना चाहिए प्रूफ, राइट है? बट एलएलपी तो रजिस्टर्ड है, कुछ भी हुआ तो यू हैव अ लीगल प्रूफ। ठीक है, अब इट इज लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स एंड यहां पर क्या है? नो लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप का जो है वो है यहां पर मिनिमम 2 मैक्सिमम अनलिमिटेड, बट पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मैक्सिमम 100। सो द लिमिटेशन इनटू द पार्टनरशिप एक्ट इज मैक्सिमम 100 एंड यहां पर आपको जितने लोग चाहिए उतने ला सकते हो। किसमें? एलएलपी में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में। बोलो हाँ। आरओसी इज द एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी। आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, तो वो भाई आप पे पूरी निगरानी रखता है जैसे अपनी बाजू वाली आंटी रखती है। क्लियर है? द रजिस्टर ऑफ फर्म, उसका एक अलग से अथॉरिटी होता है, सो इट इज ऑल्सो अ मेरिट। अच्छा, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, आपको कंप्लायंसेस बहुत करने पड़ते हैं एलएलपी में, बट पार्टनरशिप में उतने कंप्लायंसेस नहीं होते हैं, सो दैट इज अ लिमिटेशन फॉर द एलएलपी। कोई बात नहीं है। एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी इज ओनली द एजेंट ऑफ द फर्म, बट एवरी पार्टनर ऑफ फर्म इज एन एजेंट एज वेल एज द अदर पार्टनर। अब आते हैं सीधा कंपनी पे। क्या आपको समझा? जूम वाले फटाफट हाँ बोल दो। सर हाउ एलएलपी इज हाइब्रिड फॉर्म? हाइब्रिड फॉर्म मतलब उसके पास दोनों है ना, उसके पास कंपनी के भी फीचर्स है, उसके पास पार्टनरशिप के भी फीचर्स है। अच्छा, इफ यू डोंट वांट टू मेक अ कंपनी देन यू कैन मेक एलएलपी। सो कंपनी में एलएलपी का मजा, सॉरी एलएलपी में कंपनी का मजा, तो मजा ही लुटो आप। यस सर, हाँ सर समझ गया। व्हाट अ एक्सप्लेनेशन। क्या है भाई, थैंक यू सो मच। आते क्या कंपनी पे, क्या बोलती पब्लिक? Shall we start to the company? अच्छा सुनो, कंपनी क्या बोला है? कंपनी कितने टाइप की कंपनी होती है? 3 टाइप की कंपनी, एक्चुअली 2 टाइप की होती है। वन इज प्राइवेट, सेकंड इज पब्लिक और थर्ड इज ओपीसी। क्लियर है क्या? अच्छा, कंपनी के अंदर सबसे मेन 2 चीज समझने का कि कंपनी इज परपेचुअल सक्सेशन, पीपल में कम पीपल में गो, बट कंपनी कीप फॉर एवर। अच्छा, खाली एक एग्जांपल देता हूं आउट ऑफ सिलेबस। एक सीएस के एग्जाम में एक सवाल आया था, केस लॉ आया था, उसके अंदर बोला कि एक फ्लाइट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जा रहे थे और सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मर गए, वो फ्लाइट में कुछ हुआ था। और एक ऐसा सवाल आया था कि जहां मीटिंग चल रही थी, एनुअल जनरल मीटिंग, वहां बॉम्ब फूट गया और सब मर गए, क्या कंपनी रहेगी? सो द आंसर इज यस, बिकॉज द कंपनी हैज परपेचुअल। समझा क्या तुमने लोगों ने? क्लियर है क्या? अच्छा सुनो, तो जो ये ओपीसी है ये थोड़ा नया इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है। फिर उसी के अंदर स्मॉल कंपनी। अच्छा, 2 चीज जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज ओपीसी और स्मॉल कंपनी। ओपीसी और स्मॉल कंपनी, ओपीसी और स्मॉल कंपनी हमेशा प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी नहीं होती है। भावुक होके पब्लिक कंपनी मत लिख के आना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 2 कंपनीज, वन विच इज प्राइवेट एंड अनदर इज पब्लिक। समझा? अच्छा, एक चीज याद रखना, सेबी
जो लिस्टेड कंपनीज होती है, ठीक है, एक अनलिस्टेड होती है, एक लिस्टेड कंपनी होती है। लिस्टेड कंपनी को कौन गवर्न करता है? सेबी। अनडाउटेडली ये अपना कंपनीज एक्ट 2013 भी गवर्न करता है, बट साथ ही साथ सेबी 1992 हर्षद मेहता भाई वो भी गवर्न करते हैं। अच्छा, व्हाट इज एमओए एंड एओए? एमओए इज द हार्ट ऑफ द कंपनी। भाई एमओए में सारी बाउंड्रीज लिखी है, एमओए में कंपनी का सब कुछ लिखा है, नाम गांव पत्ता सब। एओए में लिखा है कंपनी के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या होंगे और क्या क्या कर सकते हैं। एओए कैन बी अल्टर्ड इजीली, एओए को इजीली बदल सकते हैं, एमओए को नहीं बदल सकते हैं, बट बहुत मुश्किल से। क्लियर है क्या? एओए अरे एमओए में क्या क्या आता है? नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, फिर रजिस्ट्रेशन क्लॉज और क्लियर है क्या? अच्छा, स्टैट्यूटरी ऑडिट, ऑडिट करना मैंडेटरी है। क्यों ऑडिट करना मैंडेटरी है? क्योंकि हाँ कैपिटल क्लॉज, राइट कैपिटल क्लॉज, हाँ सॉरी, ऑडिट करना क्यों मैंडेटरी है? अच्छा सुनो, पैसा किसका लगा है? शेयर होल्डर का। कंपनी चला कौन रही है? डायरेक्टर। क्या पता डायरेक्टर काम करे ना करे, सो एक मैंडेटरी ऑडिट इज नेसेसरी फॉर द शेयर होल्डर्स टू नो हर रोज का हर रोज कंपनी में क्या चल रहा है। समझा? अच्छा, ये जो ऑडिट होता है क्वार्टरली भी हो सकता है, वो वाला क्वार्टर नहीं, क्वार्टरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है और ईयरली भी हो सकता है और हाफ ईयरली भी हो सकता है। समझा क्या? अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोनों के डिस्टिंग्विश बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट। तो मेरे साथ बोलते रहना है और रिपीट करते रहना है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 200। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 200, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200। 200 के अंदर पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉय काउंट नहीं होते हैं और जॉइंटली ओनर को एक माना जाता है। बुक में नहीं लिखा है पर मैं आपको बता रहा हूं, अगर अचानक आ गया तो आपको पता होना चाहिए। इन 200 लोगों में जॉइंट ओनर, फॉर एग्जांपल इफ देयर आर, क्या बोला है, 200 मेंबर, हमारे पास 300 मेंबर है पर 100 लोग जॉइंटली है, मतलब 2-2 का टीम है, तो उनको 85 माना जाएगा। समझा? पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉय मैं समझाता हूं। देखो, अगर मेरा ही ऑफिस, अच्छा मैं एक बात बताता हूं, मेरी प्राइवेट कंपनी है, मेरे प्राइवेट कंपनी में 500 लोग काम कर रहे हैं। 500 लोगों के जो काम कर रहे हैं प्रेजेंट एम्प्लॉय, उन सबके पास शेयर्स है, फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? फर्क नहीं पड़ता, उनके पास शेयर है, 200 की लिमिट में काउंट नहीं होंगे। बट जो एम्प्लॉयमेंट के बाहर के लोग हैं वो 200 की लिमिट में काउंट हो गए। फॉर एग्जाम्पल आई हैव 500 शेयर होल्डर्स। अरे आपने तो बोला 200 मेंबर, 500 मेंबर्स में से 300 तो मेरे एम्प्लॉयमेंट के मेंबर है, बाकी 200 बाहर के हैं, चलेगा। अच्छा, जो जॉइंटली है, जैसे फॉर एग्जांपल 500 लोग हैं जिसमें से 500 में से फॉर एग्जांपल 450 जॉइंटली है, तो उनको एक कंसीडर करेंगे, फिर उनका टोटल 200 से कम आना चाहिए। क्लियर है क्या? सर, जॉइंट ओनर एम्प्लॉय स्टेक होल्डर आर नॉट काउंटेड इन 200 मेंबर लिमिट, राइट। अच्छा, जॉइंट ओनर जरूरी नहीं 2, 4-5 लोग मिलकर भी एक शेयर खरीद सकते हैं। तो बस इतना स्ट्रेस लेना नहीं है, मेरे साथ बोलना है कि प्राइवेट मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, पब्लिक मिनिमम 7 मैक्सिमम अनलिमिटेड, पब्लिक मिनिमम 7 मैक्सिमम अनलिमिटेड। अच्छा सर, प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश सर। ओके सर, सो द मिनिमम नंबर which are required in private company are 2. So the 2 members should be present into a private company and maximum the limit is 200. Clear है? So the maximum limit is 200. Into that 200, past employee and present employee are not counted. Is this clear? Second thing, talking about the public company, the minimum number of member shall be 7 and the maximum number is unlimited. Is that clear? Now talking about the transfer of share. So now what is the transfer of share? सर, एक जगह से दूसरी जगह शेयर ट्रांसफर करना। मेरे को एक बात बताओ, प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर कर सकते क्या? फटाफट हाँ या ना? नो नो, जल्दी जल्दी बोलो फटाफट, हाँ या ना? क्या प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं? ये जितने भी नो 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 लिख रहे ना भाई, ये आपका जवाब बहुत ही गलत है। आप शेयर ट्रांसफर कर सकते हो बट रेस्ट्रिक्शन के साथ। आपको स्कूल से निकाला है, देयर आर 2 ऑप्शंस, फर्स्ट यू आर बीन रेस्ट्रिकेटेड एंड सेकंड यू आर बीन सस्पेंडेड।
सो बेटा जी सस्पेंड मतलब आपको कुछ समय के लिए निकाला है, और रेस्ट्रिकेटेड मतलब मेरी तरह आपको स्कूल से निकाला है। हाँ मेरे को एक बार निकाला था स्कूल से, तो देखो आज मैं कहाँ हूं मैं स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। तो अच्छा दो चीज समझना, सस्पेंड और अरे सस्पेंड बोलो, रेस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड। सो देयर इज अ डिफरेंस। व्हाई मैं क्लास के बाद बताऊंगा व्हाई, ठीक है कि मुझे क्यों निकाला। अरे चलो यार टाइम पास मत करो। पॉसिबल विथ रेस्ट्रिक्शन, यस। सो ट्रांसफर ऑफ शेयर इज पॉसिबल विथ सम रेस्ट्रिक्शन। क्लियर है क्या? अच्छा एक चीज समझो, जैसे फॉर एग्जांपल अब अगर आप प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ो, शायद आपको नहीं है। सो पहली चीज क्या बोलिए, शेयर ट्रांसफर करना रेस्ट्रिक्शन है और पब्लिक इशू मंगाना प्रोहिबिशन है। सो प्रोहिबिट मतलब मना करना, रेस्ट्रिक्शन मतलब करना। दारू बैन है गुजरात में, सो दैट इज प्रोहिबिटेड। रेस्ट्रिक्टेड नहीं मेरे भाई, बैन है, बैन। प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड हम कर रहे, सॉरी प्रोहिबिटेड गवर्नमेंट के ओर से, रेस्ट्रिक्टेड हमारे ओर से, है ना। दारू ला सकते चुपके चुपके, तो करना मत। सो द स्टूडेंट्स वाचिंग फ्रॉम गुजरात प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम ठीक है। अच्छा ये चीज क्लियर है, restriction on transfer of shares into a private company, but the share may be freely transferable on stock exchange via listing. So to transfer the share in public company your share should be listed. बोलो दो, कितने स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में? दो। कितने स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में? जल्दी दो 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 फटाफट लिखो। हाउ मेनी स्टॉक एक्सचेंज आर देयर इन इंडिया? 24 भाई, वेरी गुड। और जिन्होंने दो लिखा है, कोई लिखता है लिस्टेड अनलिस्टेड, कोई लिखता है 23। वाह 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 बेटा। अच्छा जिन्होंने दो लिखा है फटाफट उठो और मुंह धो के आ जाओ, क्योंकि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज दो है, विच इज NSE एंड BSE, और रेस्ट आर अनरिकॉग्नाइज्ड। मतलब बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, पुणे स्टॉक एक्सचेंज, गुजरात स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, सो वहां पर बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है बेटा। NSE और BSE आर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज BSE है, उसके बाद NSE है।